हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। मैंने लाइव में एक हिस्टोरिकल एक स्टोरी सुनाई थी रनिंग मैरिज टाइप से, और मैं इस फैन फिक्शन का नाम भी रनिंग मैरिज ही रखने वाली हूँ। ये हिस्टोरिकल ईरा का होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे। जैसा भी लगे आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट हम एफएफ में आगे बढ़ते हैं। रिंग एक ऊंची पीर की टाल पे बैठा हुआ बोजी सॉन्ग को बजा रहा था। हमारा हांगओंजुन अपने कुछ डिसिपल्स के साथ में वो सही टाउन जा रहा था कुछ सामानों की खरीदारी करने के लिए, क्योंकि उसके पिता चोगजन ने से और उसकी अंकल लैन खिरैन ने उन्हें कहा हुआ था कि जाइए आप ये सारे सामान की लिस्ट देते हुए, फहरिस्त थमाते हुए आप इन सामानों की खरीदारी करके लाइए। वांग जी अपने पिता की बात मान करके वहाँ से चला सही टाउन के लिए। वो आते वक्त रास्ते में एक धुन सुनता है। वो धुन उसे इतनी ज़्यादा फैमिलियर लग रही थी कि उसे वो कुछ देर रुक कर सुनता है। फिर वो आगे अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान करता है। रिंग वहाँ पर बैठा वो धुन बजा रहा था। चैंगछा आते हैं दौड़ते हुए कहता है, विंग विंग जल्दी नीचे उतरो, हम लोग जाने वाले हैं। अब हो गया, अब तुम्हें पता है ना सही टाउन ज़्यादा दूर नहीं है और हम लोगों को जल्दी ही पहुंचना है, सो नीचे उतरो। विंग कहता हाँ आया आया। इतना बोल करके वो उस पीर के टाली से नीचे उतर के आ जाता है। आते हुए कहता है तो सभी लोगों का हो गया विश्राम करना। विंग की बात सुनकर जेंगछा कहता है हो गया, और बाबा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। विंग और जेंगछा दोनों आते हुए कहते हैं माँ बाबा सभी लोगों ने भोजन कर लिया, विश्राम हो गया आप लोगों का। तो जियांग फेमिया कहते हैं हो गया हमारा विश्राम, और तुम। तो वो बोला हाँ मेरा भी हो गया, मैं तो गाने बजा रहा था। और वो अपने बांसुरी को झिलाते हुए कमरे में डालते हुए कहता है। उसके बाबा कहते हैं अब हमें आगे चलना है, ठीक है। उन लोगों की सवारी भी सही टाउन की ओर चलती है। वहाँ से वो लोग गुस्सी जाने वाले थे और वहाँ पे आके एक इन में उन सभी की सवारी रुकती है। सभी लोग को घोड़े को बांध दिया जाता है, पालकी को साइड कर दिया जाता है और सभी लोगों के लिए जो कमरा बुक किया गया था हर कोई अपने कमरे में चला गया था। रिंग जो कि बहुत ज़्यादा थका हुआ नहीं लग रहा था, वो कहता है जेंगछा मैं अभी आता हूँ घूम करके। तो जेंगछा कहता है तुम इधर से गए तो माँ और बाबा तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, इसलिए तुम यहाँ से निकलो अभी इधर से ही। तो विंग कहता आँख मारते हुए, और वो खिड़की से सीधे नीचे लैंड होता है और एक घोड़ा उसको देखे कर रहा था। तो आँख मारते हुए कहता है हे किसी को बताना मत कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो आता है एक एन में जहाँ पे चाय और मदरा दी हुई थी। वो आता है और आने के साथ ही एक इम्प्रेस स्माइल की बोतल को अपने लिए बाई करता है और एक टेबल पर जाके बैठ जाता है। उसके जस्ट पीछे जिस सीट पे वो बैठा था उसके जस्ट पीछे वांग जी बैठा हुआ था और उसने एक चाय ऑर्डर किया हुआ था। उसके साथ कुछ डिसिपल्स भी थे जिन्होंने चाय को ऑर्डर किया हुआ था। वो सभी चाय पी रहे होते और विंग उस इम्प्रेस स्माइल को हिला हिला करके छोटा छोटा घूंट ले रहा होता है और कहता है हाँ बहुत बोरियत भरा समय है ये, पता नहीं कैसे कटेगी। इतना बोल करके वहाँ पे पैसे रखता है एंड देन उस इम्प्रेस स्माइल के बॉटल को लेते हुए वो बाहर आ जाता है। सड़कों पे चल रहा था और हर शॉप हर दुकान को वो देख रहा था। इधर हांगओंजुन भी वांग जी वो चाय पी चुका था और वहाँ से निकल चुका था। धीरे धीरे करके वो खरीदारी कर चुका था। दोपहर का समय था और दोनों अपने अपने रास्ते चल रहे थे। हांगओंजुन हर शॉप पर जाकर के उन्हें जो फहरिस्त थमाई गई थी उनमें से हर एक चीज़ को काट छाट करते हुआ खुद ही खरीदारी कर रहा था और सभी चीज़ों को पैक कर रहा था। अब उसकी बारी थी मिठाई के शॉप पे। उसी के शॉप के जस्ट सामने वाले दुकान पे विंग एक हेयर पिन को सेलेक्ट कर रहा था जो वाइट जेड का बना हुआ था। उस दुकानदार से बार्गेनिंग करते हुए कहता क्या ये 200 युवान के हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, 2 तांबे के सिक्के लो और इसके बदले में मुझे ये दो। इसकी इतनी वायलेंट आवाज़ सुन करके हांगओंजुन उस ओर पलट कर देखता है जहाँ उसे विंग पीछे से नज़र आ रहा था। ब्लैक काले लिबास में लिपटा हुआ शख्स उस दुकानदार से बहस कर रहा था और उसे देखते हुए कहता है डिस्गस्टिंग। फिर वो वापस मुड़ जाता है और वो मिठाई खरीदना शुरू कर देता है। विंग अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ था और वो बार बार बोल रहा था मैं इसके बस 2 युवान
दो तांबे के सिक्के दे रहा हूँ, सॉरी, बस इससे ज़्यादा नहीं, अगर तुम्हें लेने हैं तो लो, नहीं तो रहने दो। इतना बोलकर विंग आगे आ गया। वह दुकानदार बेचारा हार मानते हुए कहता है, 4 तांबे के सिक्के दे दीजिए, मैं आपको देता हूँ। विंग आता है और 4 तांबे के सिक्के दे देता है और वो पेन लेकर के अपनी हाम्फू के अंदर रख लेता है और वहाँ से वो मटकता हुआ आगे जा रहा था। और वहाँ जाने के बाद एक ऐसे चबूतरा टाइप का बना हुआ था जहाँ पे वो बैठ जाता है और उस इम्प्रेस स्माइल की जार को, बोतल को देखते हुए कहता है, तुमसे अच्छा साथी तो कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ के सारे लोग चोर हैं, कैसे लूट रहे हैं मुझे, देखो। 2 तांबे के सिक्के की जगह पे उसने मुझसे 4 तांबे के सिक्के लिए। अब बताओ मुझे इसमें क्या खास था, ये एक जेट का ही तो बना है। ऐसे करके वो पी रहा था और वहाँ पे बैठा हुआ अकेले ही बरबर किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब धूप उसके सर पे आने लगी तो वो कहता, इस धूप को भी चैन नहीं है। शाम का समय था, धूप परिवर्तन हो रहा था। मुझे अब अपनी इन की ओर जाना चाहिए। इतना बोल करके विंग वहाँ से उठता है और जाने लगता है। वांगजी, जो कि उसका मिठाई खरीदना हो चुका था और वो इधर की तरफ ही आ रहा था। विंग अभी भी उस एम्प्रेस स्माइल बॉटल के साथ में बात करता हुआ उसको झुलाते हुए आ रहा था और अनजाने में ही वो वांगजी से टकरा जाता है। पूरी शराब उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसके ऊपर था। पहले वो चिल्लाते हुए कहता है, देख के नहीं चल सकते हो क्या, अंधे हो? ऐसा बोल करके जब वो अपना सर वांगजी के चेस्ट से बाहर निकाल करके वांगजी को देखता है तो अपने मन में स्क्रीमिंग करते हुए कहता है, ओह माय गॉड, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। अगर ये मेरा दूल्हा बना तो कितना अच्छा होगा ना। और बिना पलक झपकाए वो वांगजी को देख रहा है। वांगजी कहता है, अब उठोगे भी? हाँ। विंग कहता है, हाँ सॉरी। ऐसा बोलकर वो उठता है और अपने हाथों से उसके कपड़ों को साफ़ करना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं, वो मैं ऐसे रास्ते पे चल रहा था, मुझे दिखा नहीं कि आप जैसा सुंदर कि आप जैसा राजकुमार यहाँ से गुजर रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब वांगजी देखता है कि विंग उसके कपड़ों को टच कर रहा है और कपड़े से साफ़ कर रहा है, उसके हाथ को झटकारते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। और इतना बोल करके वो जाने वाला होता है तो विंग कहता है, सुनिए, रुकिए तो, मैंने कहा आपसे कह रहा हूँ मैं, रुकिए तो। फिर उसके सामने आते हुए कहता है, आपको पता है आप बहुत सुंदर हैं। वांगजी उसकी बातें सुनकर उसकी कान लाल हो रहे थे और कहता, क्या बकवास कर रहे हो? विंग कहता, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आपके तो कान लाल हो रहे हैं, पर आप बहुत सुंदर हैं और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया आपको, ठीक है ना? आप कहिए तो मैं इसके बदले में आपको पैसे दे दूँ। वांगजी उसको घूर के देखता और कहता है, डिस्गस्टिंग। इतना बोल करके वो आगे बढ़ जाता है। विंग उसको जाते हुए देख रहा था जब तक कि वांगजी वहाँ से चला नहीं जाता और वो उसको जाते हुए बस देख रहा था। उसके बाद अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है, मेरा दिल, मेरा दिल तुम पे आ गया, कौन हो तुम? इतना बोल करके वो उल्टे पैर अपने इन में आता है और जेंछा को पकड़ते हुए कहता है, जेंछा, तुम्हें पता है मैं आज एक शख्स से टकराया और मेरा दिल उस पर आ गया। वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा हैंडसम था, मैं बता नहीं सकता वो कितना ज़्यादा हैंडसम था। तो जेंछा उसको मारते हुए कहता है, तुम भूल गए हो विंग, तुम्हारी शादी गुसू के सेकंड जेट प्रिंस के साथ में तय हुई है और तुम चाहो या ना चाहो तुम दोनों को शादी करनी ही होगी। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उस कूल प्रिंस लान वांगजी से शादी नहीं करने वाला। होगा वो गोसू का जेट प्रिंस, पर वो पोकर फेस लेके घूमते रहता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं कर रहा उससे शादी। हाँ, हे जेंछा सुनो ना, मैं ना कल उसका किडनैप करने वाला हूँ। जेंछा चीखते हुए कहता है, क्या? तुम किसका किडनैप करने वाले हैं, कौन है वो? विंग कहता है, मुझे नहीं पता दोस्त, वो मैंने उसे देखा और मेरा दिल हार गया उस पर, अब तो मैं उसी से शादी करूँगा। जेंछा कहता है, तुम भ्रम से बाहर आओ और पहले मेरी बात सुनो, ठीक है ना? अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो एक तो तुम्हें बाबा यूनिक से बाहर निकाल के फेंक देंगे और दूसरा ये कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी लगी है, तुम्हें शादी करने जाना है, ना कि तुम शादी करोगे। तो विंग कहता है, एक्जैक्टली, अगर मैं उससे शादी कर लूँगा तो मेरी शादी तो गोसू के जेट प्रिंस से होगी ही नहीं, फिर मेरी कोई शादी ही नहीं कराएगा और वो शादीशुदा से थोड़ी ना शादी करेगा। बुद्धू, सोचो ज़रा सोचो। जेंछा कहता है, अगर जो तुमने ज़्यादा बड़बड़ की ना तो मैं अपने कुत्ते तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँगा, तुम्हारी ये सारी होशियारी यहीं निकल जाएगी। तुम्हें पता है
सारे कांड तुम करो, सबका ढिकरा मेरे सर आके फूटता है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं तुम्हारी मदद करने वाला, तुम्हें जो करना है खुद करो, मैं नहीं जा रहा उसे किडनैप करने। तो जयन की बात सुनकर विंग कहता है, जयन मेरी मदद करो ना, मैं क्या करूँ। उफ, वो कितना ज़्यादा सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था, कितना हैंडसम था, एकदम नॉर्मल सिंपल एलिगेंट लुक लिए। हाँ, जस्ट लुक वाओ, ओह माय गॉड। जयन प्लीज़। जिनसे कहता है, मैं नहीं कर रहा तुम्हारी मदद। तभी डोर पे नॉक होता है और यानली आते हुए कहती है, आसियन, जांग चेंग, बाबा और आई तुम दोनों को बुला रहे हैं, चलो नीचे। वो दोनों वहाँ से चला जाता है और नीचे आकर के चॉपस्टिक को ऐसे पटक पटक के खा रहा होता है। विंग का तो दिल दिमाग सभी अभी वांगजी के ऊपर टिका हुआ था और उसे पता ही नहीं है कि ये उसका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है और अपने ही हस्बैंड की किडनैप की प्लानिंग कर रहा है ये। उसकी माँ कहती है, कहाँ खोए हुए हैं, पक्का पक्का तुमने कोई कांड किया होगा, हाँ कोई आता ही होगा तुम्हारी शिकायत लेकर के। विंग कहता है, माँ मैं हमेशा बदमाशी नहीं करता कुछ भी, और वैसे भी हाँ आप लोग तो करा रहे हो ना मेरी शादी ज़बरदस्ती उस पोकर फेस कोल्ड से। मुझे करनी ही नहीं है उससे शादी। जांग फिर मैं कहते हैं, विंग मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातों को। विंग कहता है, क्या बाबा, क्या ज़रूरी है उससे शादी करना, और आपको कोई और नहीं मिला था, वो पोकर फेस ही मिला था शादी करने के लिए। मैंने सुना है वो सेक्लूजन में रहता है और वो इमेजिन करता है सुहाग रात वाले दिन। विंग अपने जूतों को सही से रखो, रॉ वाइज रखो, तुमने ये जो लेयर पहने हैं ना उसे रहने दो, उतारो मत। वो वेल हटाएगा एंड देन सीधे बोलेगा, ये दूध लो पी लो और सो जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं अपने सुहाग रात वाले दिन इतना सिंपल नहीं बना सकता। मैं तो वाइल्ड सोच रहा हूँ कि कैसे वो मेरे ऊपर, मैं उसके ऊपर राइड ऑन करूँ और कैसे वो मुझे फॉक करे। ओ माय गॉड नहीं। और वो सारी बातें अपने मन में सोच रहा था और कहता नहीं। सभी लोग उसको देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़ोर से चीखा था। जैंगचिंग उसको मारते हुए कहता है, सपने से बाहर निकल। फिर वो कहता है, माँ वो मैं ना ये कह रहा था कि आप लोग को जाना है ना तो आप लोग जाइए, मैं कल आ जाऊँगा। हाँ मैडम यूँ एकदम मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहना चाहते हो तुम। हाँ तो विंग कहता है, आप लोग को जाना है ना। तो जांग फिर मैं कहते हैं, हाँ हम लोग अभी जस्ट यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं विंग, और तुम्हें भी साथ में यहाँ से चलना है हमारे साथ। तो विंग कहता है, माँ बाबा मुझे ना एक काम याद आ गया। हाँ एक छोटा सा काम है, मैं उसे करके आ जाऊँगा, आप लोग प्लीज़ जाइए ना। मैं हाँ कल आता हूँ कल। तो उसकी बात सुन करके जांग फेमिया कहते हैं, विंग मुझे पक्का पता है तुम्हारे दिमाग में ना कोई उल्टा खुराफात ही चल रहा होगा, सच सच बताओ क्या क्या करने वाले हो तुम। हाँ तो कहता है, माँ बाबा आपको क्यों लगता है कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करूँगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला सच में। और आप मेरा यकीन कीजिए ना माँ बाबा, प्लीज़ जाइए ना। और मैं आ जाऊँगा सच में सच में सच में सच में, इतना बोल करके और वो अपनी माँ और बाबा दोनों को मनाने देता है। उसके बाद कहता है, जियांगचेंग भी मेरे साथ आएगा माँ। जियांगचेंग वो कह रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं फंस जाऊँगा, तुम मुझे हमेशा बलि का बकरा बनाओगे और अभी तो तुम किसी की किडनैप करने का बोल रहे हो, हे भगवान। फिर वो दोनों का जैसे तैसे खाना हो जाता है। विंग बैठा आराम से और अपने सर हाथ पे अपने सर को टिकाए हुए था और जियांगचेंग इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर घूम रहा था और घूमते हुए कहता, तुम पागल हो गए हो, तुम पूरे पागल हो गए हो, तुम्हारी वजह से मैं फंस जाता हूँ, मैं तुम्हारा भाई कैसे हो सकता हूँ, किस घड़ी में मैं तुम्हारा भाई बन गया। नहीं तुम मेरे भाई क्यों बन गए, तुम मुसीबत हो, तुम आफत की दुकान हो, तुम आफत की गुड़िया पुड़िया सब हो। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ माँ और बाबा के साथ। विंग कहता है, जियांगचेंग चुपचाप यहाँ आके बैठ जाओ, इतना चलना फिरना बंद करो, मैंने सोच लिया मैं उसका किडनैप करूँगा, मतलब करूँगा बस, दैट्स इट। तो जियांगचेंग नाचते हुए कहता है, और किडनैप करके कहाँ रखोगे उसे, हाँ बताओ मुझे। घर लेके गए तो यूनमेक से तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे, फिर तुम अपने उस लाडले दूल्हे को लेके कहाँ कहाँ घूमते रहोगे, बताएगा मुझे तू। तो जियांगचेंग कहता है, मैं सोच लूँगा, जब होगा तब देखा जाएगा ना, पहले तो मैं उसको किडनैप करूँगा, मस्त उससे शादी मनाऊँगा, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। विंग की बात सुनकर जियांगचेंग अपना सर पकड़ते हुए कहता, मैं अपने कुत्ते को ना तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, देख लेना, अगर तुम बाज नहीं आए थे मैं बुलाता हूँ उसे। तो जियांगचेंग कहता, विंग कहता, हाँ तो कुत्ते यहाँ साथ लेके आया ना, मेरे ऊपर छोड़ेगा, बेटा कुत्ते को आया छोड़ने वाला, चुपचाप से मेरी मदद कर, वरना मैं बाबा को बता दूंगा तुम कैसे। हाँ 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 हाँ
मैंने तुम्हें पकड़ा था रंगे हाथों ब्रॉथल में जाते हुए, तुम भूल गए हो क्या? तो कहता वो मैं बस नशे के हालत में था तो मैं गया था, मैं कुछ भी करने नहीं गया था, समझे तुम? तो कहता हाँ मुझे भी पता है तुम कहाँ कहाँ और क्या क्या मुँह मारने जाते हो उसे। चुपचाप बैठो यहाँ पे, भरा आया कुत्ते को छोड़ दूंगा। दोनों भाई आर्ग्यू करने बैठे थे, तभी यानी आते हुए डोर नॉक करते हुए कहती है आसियान, माँ और बाबा चलो आओ मिल लेते हैं। दोनों भाई नीचे उतर के आते हैं। यानली, जांग फेमिया, मैडम यू सबको विदा करते हैं। वो लोगों के जाने के बाद विंग के चेहरे पे एक डेविल स्मिथ था और वो अपने कमरे में आ जाता है। आने के बाद वो जेंशा से कहता है तो अब हमें सोचना चाहिए कि हम उसे किडनैप करके कहाँ ले जाएंगे। उसे यूनमिंग नहीं हाँ हम अपने नानी के यहाँ उसे छुपा सकते हैं, है ना? जियांगशिंग तो अपना सर पकड़ के बैठ गया। सर कहता है ये पक्का मरवाएगा इस बार, या तो इस बार या तो उस बार। और जियांगशिंग इमेजिन भी कर रहा था किस तरह से वो बलि का बकरा बन रहा है मैं, और उसके सर धड़ से अलग। और वो कहता है नहीं मैं नहीं फंस सकता इस बार, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों फंस जाता हूँ। उसके बाद वो रात बीत गई थी। विंग जो कि बेसब्री से वांगजी का इंतजार कर रहा था आने का, आज उसके पिता चेंगो जो ने आज वापस से काम पकड़ाया हुआ था कि जाओ कुछ और मिठाई वगैरह लेकर के आओ, तुम खुद जाओ। अब वांगजी ना चाहते हुए भी अपने पिताश्री की बात मान नहीं मतलब काट नहीं सकता था। वो दोबारा से सही टर्न आया, सब कुछ खरीदारी कर रहा था और कर लेने के बाद जब वो जा रहा था तो विंग हमारा नाश्ता करके इनमें से जियांगशिंग और विंग दोनों निकला था। विंग अंगड़ाई लेते हुए जैसे ही बाहर आता है तो देखता है जो हांगन जो है वो सभी डिसिपल को समझा रही है सामान सब लेके चलो। सभी डिसिपल्स ना घोड़े के ऊपर सामान को बांध रहा था। सारे लोग वहाँ से लेके चले गए थे और वांगजी एक ज्वेलरी शॉप पे आता है जहाँ पे विंग वो उस दिन जेड पिन को देख रहा था। वो वहाँ आता है और वो भी एक जेड पिन को चुनता है जो जैसा कि विंग ने चुना हुआ था। विंग इन सभी चीज़ों को देख रहा था पर वो ये नहीं देख पाया था कि वांगजी क्या ले रहा है, ओनली फिर वो उस शॉप पे खड़ा था वो देख पा रहा था। वो लेता है, उसे पैसे देता है और देने के बाद उसे देखता है, उसके चेहरे पे एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल थी। वो उसे अपने हाथों के अंदर रख लेता है और फिर वो बिता लेता है वहाँ से। वो रास्ते में जा रहा था, बाजार तक निकलने तक तो वांगजी ने नोटिस नहीं किया कि कोई उसके पीछे आ सकता है, लेकिन जैसे ही वो बाजार से बाहर निकला उसे पता चला कि उसके पीछे कोई तो है। और आधा घंटा चलने के बाद उसे लगा कि हाँ सच में उसका कोई पीछा कर रहा है। अब वांगजी और विंग की दूरी काफ़ी कम थी, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कि एक तलवार मारो तो उस शख्स तक हाथ आपकी जा सकती, इतनी दूरी थी। वांगजी को जब एहसास हुआ तो अपनी तलवार को निकाल करके सीधे उन दोनों के सामने पॉइंट करते हुए कहता कौन हो तुम दोनों? हाँ विंग और जियांगशिंग जब उन दोनों को देखता है वहाँ से आप और उसकी तलवार को नीचे कर देता है और कहता है आपको याद नहीं मैं कल आपसे टकराया था वो इम्प्रेस स्माइल की बॉटल हम दोनों वही हैं। अब वांगजी को लग रहा है ये दोनों ना ठग हैं। तो जियांगशा कहते हैं वैसे आपका नाम क्या हुआ महाशय? वांगजी कहता है तुमसे मतलब और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ नहीं कहता फिर वो जियांगशिंग को देखता है, फिर वो दोनों उसको देखता है, फिर अपना तलवार निकाल के उसके सामने रखते हुए कहता है चुपचाप मेरे साथ चलो। वांगजी कहता है अच्छा तुम मुझे ले जा सकते हो क्या? फिर उन तीनों के बीच में फाइट होती है। वांगजी विंग के साथ बराबरी से लड़ रहा था पर जियांगशिंग तो ढेर हो गया था और वो साइड में बैठ गया था। उसके बाद वांगजी कहता है ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे। फिर उसके पास 7 तारों वाली रस्सी थी, उसे उन चैंट करता है, उन दोनों को लपेट देता है और दोनों रस्सी जो कि मंत्राज के द्वारा थे। तो उसके बाद वो पीछे पलटते हुए कहता है फॉलो मी। ना चाहते हुए भी रस्सी उसकी आज्ञा पालन कर रही थी और विंग और वांगजी को खींचते हुए लेके जा रहे थे। विंग उस रस्सी को छुड़ाने का पूरा कोशिश कर रहा था, इसके ऊपर तरह तरह के स्पेल भी ट्राई कर रहा था, लेकिन ये तो वांगजी की आध्यात्मिक शक्ति से बंधी थी तो वांगजी के अलावा कोई और नहीं खोल पाता। तो वो उसे खींचते हुए लेके जा रहा था। जैसे ही वो लोग गुसू के प्रवेश द्वार पे आए थे वैसे ही वहाँ पे डिस्पर्स जो थे इन दोनों को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि विंग के नाक पे, फेस पे, हर जगह मिट्टी लगी हुई थी। उसके कपड़ों पर भी, हांगोंजन के कपड़ों के ऊपर भी मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और उन दोनों को देखकर हंस रहा था। तभी एक डिसिपल भागता हुआ आता है जहाँ पे चेंगोजोन, उनकी वाइफ, मास्टर किरैन मतलब लैन किरैन, सी चैन और यालनी, जांग फेमिया, मैडम यू बैठी हुई थी। सभी लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे कि 2 दिन बाद हम अपने बच्चों की शादी करा देंगे और बाकी के रिश्तेदार हैं वो धीरे धीरे करके कल तक आ जाएंगे। परसों इन लोगों की शाम में शादी हो जाएगी। जो बचे खुचे लोग होंगे वो शादी
दिन तक आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया था। तो वो डिसिपल भागता हुआ आता और कहता है, महाराज महारानी, वो सेकेंड मास्टर दो कैदी को लेके आ रहे हैं, पर वो देखने में तो किसी किसी के राजकुमार लग रहे हैं। इतना सुनना था कि सारे लोग बाहर आ गए हुए थे। वांग जी विंग और जांग चेंग दोनों को लेके आ चुका था और आते ही अपने माँ बाबा और जितने भी लोग खड़े थे सबको देख के ग्रीड करता है। तभी यानली और मैडम यू चिल्लाते हुए कहती है, आसियन जैंग छा। इतना सुनना था कि वांग जी शॉकिंगली इन दोनों को देख रहा और सीजन अपने मुंह पे हाथ लिए हंस रहा। वाह मेरा भाई, क्या किया है तुमने, अपने ही होने वाले दूल्हे को बंदी बना के लाए हम। विंग नाटक करते हुए कहता, माँ माँ इसने मुझे किडनैप कर लिया माँ, देखिए देखिए ना, मेरा किडनैप कर लिया। और वो एकदम मचला कुचला लग रहा था, मैला कुचला लग रहा था। मैडम यूँ आते हुए कहती है, किसने ये जरूरत की कि उसने मेरे दोनों बच्चे को बांध दिया। अब वांग जी सॉलिड मैडम यू को हाँ किए देख रहा, उन दोनों को देख रहा, अपने भाई को देख रहा। उसके भाई की हंसी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। इवन वांग जी की मॉम भी हंस रही। उसके बाद चेंग हो जुन बोलते, आप मैडम यू आप ये क्या कर रही हैं। जांग फेमिया कहते, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये वी बुजियान और ये जांग चेंग। यानली अपने भाई को फेस को साफ करते हुए कहती, आसियन तुम्हारी हालत ये किसने की, और तुम सेकेंड मास्टर के साथ क्या कर रहे हो। तब जांग चेंग और विंग चीखते हुए कहता, क्या सेकेंड मास्टर। और वो विंग वांग जी को देख रहा है। विंग तो बस उसको देखता ही रह गया और कहता है, क्या मैं अपने ही होने वाले दूल्हे का किडनैप करने जा रहा था, सीरियसली। जांग चेंग उसको कोहनी मारते हुए कहता है, सपने से बाहर निकलो, फंस गए हम, बेरा गर्क हो तुम्हारा। हमेशा हमेशा ये लड़का मुझे फंसा देता है, मैं फंस गया। भगवान अब मैं क्या बोलूँगी। वांग जी इससे पहले कुछ कहता, वो कहता, माँ वो हम दोनों ना जब हारे थे तो हमारी ना कुत्तों के साथ लड़ाई हो गई थी, तो उनसे बचने के लिए हांगन जुन ने हम दोनों को रस्सी से बांध दी। अब सीचन को हंसी बर्दाश्त कहाँ हो रही थी, वो दांत फाड़ के हंस पड़े थे। और वांग जी की माँ भी, वांग जी को भी हंसी आ रही थी, पर वांग जी का पोकर फेस पता ही नहीं चल रहा था। जांग फेमिया भी समझ रहे थे, पर अपने बेटे की कारस्तानी को वो अच्छी तरह से वाकिफ थे ना। तो वो विंग क्या बोल रहे हो तुम, जांग छा के होते हुए तुम कुत्ते से लड़े, तुम भूल गए हो तुम्हारे भाई के पास भी कुत्ते हैं। तो विंग कहता, वो बाबा वो मैं वो। जांग छा कहता, अब कोई फ़ायदा नहीं है, सच बोलो। भरा आया। इतना बोल करके वो अपना सर नीचे कर लेता है। उससे पहले मैडम यू कहती, कोई पानी लाओ, मेरे दोनों बेटों को नहाओ। इतना बोलकर वो साइड हट जाती है और सभी लोग साइड हट गए थे। दो डिसिपल्स बड़े बड़े बकेट में पानी लाते हैं और विंग और जांग चेंग के ऊपर उजला जाता है। जांग चेंग और विंग दोनों भींगा हुआ चूहा लग रहे थे। और वांग जी विंग को अभी देख पा रहा था। विंग उसमें भींगा हुआ चूहा लग रहा था और बहुत क्यूट लग रहा था। वो पूरा पाउटे लुक लिए हुए वांग जी को गुस्से से घूर रहा था और कहता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता होता कि मेरा होने वाला दूल्हा ये है और यही सेकेंड मास्टर है जो पोकर फेस लिए घूमता रहता है, तो मैं तो इसे भी किडनैप नहीं करता। क्यों मैं इसकी खूबसूरती में खो गया, क्यों मैं इस पागल के पीछे पड़ गया। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। जांग चेंग तो विंग को गुस्से से घूर रहा था और उसके लात को कुचलते हुए कहता है, हो गया, करा ली बेइज्जती, कर लिया स्यापा, मिल गई कलेजे को ठंडक। अब हमारी बेइज्जती करा के तुम्हें तो सुकून मिल रहा होगा ना। वो धीरे धीरे बोल रहा था। विंग कहता, मिल गया, अपना ही बेड़ा गर्क कराया है मैंने। उसके बाद उन दोनों के ऊपर चद्दर डाला जाता है और उनको अतिथि गृह में डाला जाता है जहाँ कि उन लोगों के लिए वो बनाया गया था। वहाँ आने के बाद विंग और जांग चेंग अपने अपने कपड़े बदलने चले गए थे। अब विंग को तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो क्या मुंह लेकर के जाए। वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था और जांग चेंग उसको खींचता हुआ बाहर ला रहा था, चलो भी, माँ बाबा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो 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 चलो। पर विंग कह रहा, मैं नहीं जा रहा, मेरी बेइज्जती बहुत हो चुकी है। मैं क्या बोलूँगा कि मैं अपने दूल्हे को किडनैप करने आया था, ये बोलूँ मैं। वांग जी ये बात सुन चुका था क्योंकि वांग जी खुद विंग को बुलाने आया था। सुनने के बाद वो कहता, जब जांग चेंग और विंग वो उन दोनों को देखता था, जांग चेंग कहता, मुझे काम याद आ गया, मुझे माँ ने बुलाया, मैं जाता हूँ। और वो वहाँ से 9-2-11 विंग चिल्लाते रहता है, जांग छा मेरे लिए रुको। पर इससे पहले वांग जी उसके पास आ गया था और कहता है, तो मास्टर वी, क्या आप मेरा किडनैप करना चाहते थे। विंग कहता धीरे से बोलता, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ये सोचा, अगर मुझे पता होता कि ये मेरा होने वाला दूल्हा है तो मैं क्यों किडनैप करता।
सेकंड मास्टर, आई मीन हांगोजुन, आई मीन गुसू के सेकंड जेट प्रिंस हांगोजुन। उसके बाद वो ग्रीड करता है, कहता है वो मैं बस मजाक कर रहा था, कुछ नहीं, दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं। हांगोजुन, आई मीन वांग जी कहता ठीक है। फिर वो धीरे धीरे करके विंग के पास बढ़ रहा था। विंग जो कि जो मेन गेट होता है ना, लकड़ी का बना हुआ था, उस गेट पे ना पूरा लेन होते जा रहा था। हांगोजुन कहते हैं तो क्या तुम सच में मेरा किडनैप करने वाले थे? हाँ, तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड कोई बुढ़ा होगा जो सेक्लूजन में रहता होगा, पोकर फेस लिए घूमता है, और वो सुहाग रात वाले दिन तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी नहीं करेगा, है ना। विंग उसको मुँह हाँ करते हुए कहता है क्या, इसे कैसे पता कि मैं ये सब सोच रहा था। और वो मतलब ठंडा हुए जा रहा है एकदम। वो कहता है हाँ, आपको गलत फहमी हुई है, मैं सब कुछ भी नहीं सोच रहा। वांग जी कहता तुम्हें पता है मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकता हूँ, तुम्हारे माइंड में अभी यही सब चल रहा है ना। वो कहता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है, हमें जाना चाहिए ना, माँ बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं, है ना। वांग जी कहता पर उससे पहले कुछ और करना है। इतना बोल करके और वांग जी विंग को उसी गेट पे और लेन करता है, एंड देन उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना शुरू कर देता है। विंग भाई साहब, उसका दिल, कलेजा, गुर्दा, फिपरा सब मुंह में आ गया था, और वो उसको धक्का देने का ट्राई कर रहा था। तो वांग जी ने उसके हैंड को पकड़ लिया था और बहुत बुरी तरीके से उसको लिप्स को बाइट करते हुए किस करना शुरू कर देता है। किस करने के बाद छोड़ देता और कहता है तो कैसा लगा ये पनिशमेंट, या फिर कुछ और करूँ मैं? पनिशमेंट? कहता अपनी हर गलती को मानने के लिए तैयार रहना, और हाँ, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि तुम मेरा किडनैप करने आए थे, अब चलो। इतना बोल करके वांग जी वहाँ पे अपने एक हैंड को पीछे करता है एंड देन जाना शुरू कर देता है। वांग जी भाई साहब अभी भी सदमे में था। कुछ दूर जाने के बाद जब वांग जी देखता है कि विंग अभी तक नहीं आ रहा, तो वो उसके पलट देखता है और कहता है विंग कहता हाँ आया, और इतना बोलकर अपने आप को ठीक करता है और उसके पास भाग के आता है। वांग जी उसकी ओर पलटता है और अपने कपड़े से उसके लिप्स को साफ करते हुए कहता है अब ठीक है चलो। इतना बोल करके उसे वहाँ से लेके आता है जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। विंग भी आकर के बीच में खड़ा था और अपना सर झुकाए हुए था। जांग फेमिया गुस्से से पूछते हैं विंग अब मुझे बताओगे कल वो सब क्या था? अभी वो सब जो तुमने किया वो क्या था? हाँ। विंग कहता बाबा वो मैं वो तो उस जांग फेमिया कहते हैं जांग शेंग क्या मुझे तुम बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है? और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। और सभी लोग अपना मास्टर लैन किरेन अपना दाढ़ी सहला रहे थे। चिंगोजुन विंग के मुंह से सभी चीज़ सुनने के लिए तैयार थे। जहाँ पे सीचेन और वांग जी की मॉम दोनों को हंसी आ रहा था, वो अपनी हंसी को बस कंट्रोल किए हुए थे। बट अभी वो तो गुस्से से फुफकार रहे थे। कहती है विंग बता रहे हो या फिर नहीं, या फिर हम तुम्हारा रिश्ता तय जो की है वो छोड़ दे और चलो हम यहाँ से चलते हैं। विंग कहता नहीं 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 माँ नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ वो मैं अपने होने वाले दूल्हे की किडनैप करना चाहता था। इतना बोलकर वो नीचे सर झुका लेता है। मैडम यू कहती है क्या? अब तो भाई साहब सीचेन, वांग जी और वांग जी की मॉम तीनों हंस रहे। लैन किरण भी दाढ़ी सहलाते हुए स्माइल कर रहे थे। और फिर विंग कहता है हाँ वो मैंने कल इन्हें बाजार में देखा था, तो मुझे लगा कि मेरा होने वाला दूल्हा पता नहीं कैसा दिखता होगा, तो मैंने सोचा कि मैं तो उसकी मॉम बीच में से बात काटते हुए कहती हाँ तुमने सोचा होगा तुम्हारा होने वाला बुढ़ा है जिसकी दाढ़ी होंगी बड़ी बड़ी, और वो लैन किरण को देख के बोल रही थी, और वो सेक्लूजन में रहता होगा, किसी काम का नहीं होगा, यही ना? तो विंग कहता हाँ मुझे ऐसा ही कुछ लगा था, और वो लिटरली रो रहा था। अब वांग जी को उस पर रहम आ रहा था, तो विंग की आंखों से आंसू भी आ गए थे और वो रो रहा था। उसकी मॉम कहती है नालायक कहीं का, अपनी होने वाले दूल्हे को कौन किडनैप करता है भला? हाँ, तुमने एक बार कहा तो होता, मैंने तुमसे कहा था ना कि उनकी पोर्ट्रेट आई है तुम देख लो। तुमने क्या कहा था? मुझे नहीं देखना। तुमने देखा होता तो आज ये गड़बड़ होती ही नहीं। नालायक कहीं का, तुम्हें तो मुझे अपना बेटा कहते। वो बहुत खड़ी खोटी सुनाती है विंग को। विंग जो कि बहुत रो रहा था, वहाँ से वो भाग जाता है बाहर और एक पेड़ के पास जा कर के बैठ जाता है और वहाँ पे ऊपर चढ़ के रोना शुरू कर देता और कहता है
मुझे तो लगता ही नहीं कभी कभी कि मैडम यूँ मेरी माँ हो सकती है। वो हमेशा हमेशा मुझे हर बात पे सुनाती रहती हैं। कभी कभी लगता है कि वो मुझसे प्यार भी करती हैं, पर हमेशा वो मुझ पे चिल्लाती ही रहती हैं। बाबा, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया और मेरा होने वाला दूल्हा, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। उल्टा उसने मुझे पनिश किया। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे अब सच में इस बुद्धू के जैक प्रिंस से शादी नहीं करनी। मुझे नहीं करना इसे शादी। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। सभी बहुत बुरे हैं। इतना बोल करके विंग वहाँ से फ्लाई करता हुआ अपने तलवार पर से एक बहुत ऊंची चोटी पे चला जाता है, जो कि बहुत बाधित क्षेत्र था और वहाँ पे लोग नहीं जाते। वो वहाँ जाकर बैठ जाता है और लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जांग छे और वांग जी दोनों विंग को ढूंढने के लिए निकले थे, क्योंकि विंग रोते रोते आया था। अब विंग को तो पता नहीं है ना कि गूसू कहाँ तक फैला हुआ है, कितना बड़ा क्षेत्र है जो भी। तो वो ढूंढ रहा था, उसे मिल नहीं रहे थे वो दोनों। वो कहता ये कहाँ चला गया, ये अलग मुसीबत है। इसे इतना भी नहीं पता कि हम सब इसकी टांग खिंचाई कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था। ये बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा, ऐसा वो बोलकर ढूंढ रहा था। विंग, विंग कहाँ हो तुम? विंग, विंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो कहता मैं नहीं जा रहा, मैं किसी के पास नहीं जा रहा। सब बहुत बुरे हैं। मुझे नहीं शादी करनी इस गूसू के जेट पेन से। सच में ये खरूस है, एक नंबर का खरूस, खरूस 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 खरूस। और वो उसको कोसे जा रहा था, बोले जा रहा था। तभी वहाँ पे उसी पहाड़ पे एक मैडम लैन ही आती हैं, जो कि उसके नीचे उस कीब के अंदर रहा करती थी। और आते ही कहती है ओह, तो तुम्हें हांगोंजुन पसंद नहीं है? तो विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है मोहतरमा आप कौन है? कहता मैं यहाँ की एक डिसिपल हूँ। तुम बताओ मुझे तुम कौन हो? और कहता मैं यूनमेक से आया हूँ, मेरा नाम बी वो जियान है। इतना बोलकर वो ग्रीड करता है। उसके बाद वो दोनों वापस से बैठ जाते हैं। फिर मैडम लैनी कहती हैं तो अब बताओ मुझे, तो तुम्हें हांगवाजुन क्यों नहीं पसंद? वो कहता है वो एक नंबर का पोकर फेस लिए घूमते रहता है ना, कोल्ड प्रिंस, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। और वो फिर सारी बात बता देता है कि किस तरह से उसको देखा, जब उसके ऊपर पहले इम्प्रेस स्माइल गिराया, फिर उसको देखकर वो देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा कि वो सेकंड प्रिंस से शादी नहीं करेगा और उसका किडनैप कर लेगा। और वो इसके पीछे आया। उसका किडनैप करने के बजाय वो दोनों खुद ही बंदी बन गए और यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद पता चला कि उसका होने वाला दूल्हा और कोई नहीं बल्कि वही निकला, और वो अपने ही दूल्हे की किडनैपिंग कर रहा था। ये सुनकर मैडम लैन ई इतना दांत फाड़ के हंस रही थी। तो विंग रोनी सूरत बनाते हुए कहता मैं नहीं बता रहा था इसी वजह से। देखिए देखिए आप भी हंस रही है ना मोहतरमा। तो वो अपने आप को शांत करते हुए कहती मुझे माफ़ कर दो वी, पर सच में ये बहुत फनी है। कौन अपना वाला दूल्हा को किडनैप करता है? मुझे बताओ तो तुम यहाँ क्यों आए हैं? तो वो कहता है मुझे नहीं जाना उन लोगों के पास, उन लोगों को ढूंढने दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, मुझे उनसे शादी ही नहीं करनी, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता। तो लैनी कहती हैं क्या वो तुम्हें नहीं पसंद है? कहता ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, हैंडसम भी है, पर उन्होंने मेरा पक्ष नहीं लिया और सबके सामने मुझे बेइज्जत होने दिया। सबने मुझे अभी बहुत सुनाया, खासकर माँ ने मुझे बहुत सुनाया। मुझे नहीं जाना वहाँ। इतना बोलकर वो पाउटी लुक लिए हुए वहाँ पे बैठा हुआ था। तो कहता ठीक है तो मेरे साथ चलो। तो कहता कहाँ? तो लैनी कहती चलो। तो इतना बोल करके वो चुटकी बजाते हुए विंग को लेकर के उसी कीव के अंदर आ गई थी, जहाँ पे बहुत सारे रैबिट रखे हुए थे। विंग उस बनी के पास जाते हुए कहता है तुझी इतने सारे तुझी, ओह माय गॉड, इतने सारे तुझी है यहाँ पे। और वो उन सारे रैबिट के साथ में वो खेल रहा था। लैनी उसे देखती है और कहती है पता नहीं क्यों तुम मुझे जाने पहचाने लगते हो। फिर वो कहता है विंग। तो कहता तुम अपनी माँ को जानते हो? तो विंग कहता हाँ, मैडम यू को कौन नहीं जानता। तो लैनी कहती मैडम यू? कहता हाँ मेरी माँ लैनी, मैडम यू ही तो है, जांग यू मेरी मॉम का नाम है। तो कहता लैन यू, पर और वो कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाती है। कहता तुझे तुम्हें पसंद आया? तो विंग कहता यहाँ पे इतने सारे तुझी है, आपको डर नहीं लगता? मैंने सुना था यहाँ पे जानवर पालना मना है। लैनी कहती है हाँ मना तो है, पर मैंने पाला है। कोई नहीं, तुम इसके साथ रहो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। इतना बोल कर लैनी वहाँ से गायब होती है और जो तुझी को खिलाने के लिए गाजर रखा हुआ था वो लेकर के आती है और विंग को देती है। विंग वो गाजर को ले लेता है और कपड़े से पोंछते हुए उसे खा रहा होता है। लैनी देखती है तो कहती है हाँ पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद मुझे अपनी सोलमेट की याद आ रही है। हाँ। फिर वो कहता तुम
तुम हाँ ये बताओ मुझे कि क्या तुम सच में हांगन से शादी नहीं करने वाले हो? विंग कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। उसने मुझे पनिश किया, उसने मुझे और वो बोलने वाला था कि उसने मुझे बाइट किया लिप्स पे। फिर वो चुप हो जाता और कहता कुछ भी नहीं, पर मैं उनसे शादी नहीं कर रहा। इतना बोल करके वो वापस से वो खाने लगता है। तो जहाँ कट लगा था तो लैनी कहती है और ये तुम्हारे ओठों को क्या हुआ है? तो वो कहता वो मैं गुस्से में था ना, तो मैंने अपने ही लिप्स को बाइट कर लिया था और वो अपनी आंखों को पलक झपका रहा था। तो वो कहता है तो नहीं तुम चांगसे के बेटे हो? तो विंग कहती है हाँ कौन चांगसे? मैं किसी को नहीं जानता। मेरी माँ का नाम लैन यू है। जैंग यू है। लैन यू क्यों बोल रही हो यार? जैंग यू है। तो वो कहता नहीं, तुम्हारी सारी बातें यहाँ की तुम पलक झपका रहे हो, मतलब कि तुम नर्वस हो रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ भी ऐसे ही किया करती थी। विंग के हाथ से वो गाजर छूट जाता है। कहता है मेरी माँ? तो कहता हाँ तुम्हारी माँ। जैंग यू कैसे हो सकती है? तुम्हारी माँ तो चांगसे है ना, और तुम्हारे पिता वी चांगसे। तो तुम मेरे दोस्त के बेटे हो और तुम यहाँ हांगन से शादी करने हो? मतलब कि मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं जब तुम्हारा बेटा या बेटी होगा तो उसकी शादी मैं अपने भाई के बेटे से करवाऊंगा, और सच हुआ। तुम यहाँ आए हो उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। विंग अब तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। विंग कहता क्या? नहीं मुझे नहीं करनी, मैं नहीं करना चाहता। तो विंग की बात सुनकर लैनी कहती है विंग ये तुम्हारे भले के लिए है। मैंने और तुम्हारी माँ ने प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारी जगह अगर लड़की भी होती ना तो मैं उसकी शादी कराती, पर तुम हो तो तुम्हें तो करनी होगी ना। विंग कहता है क्या सच में मेरी माँ ने कहा था ये? तो लैनी कहती है हाँ मेरी माँ, तुम्हारी माँ ने कहा था। फिर वो एक ना फिल्म टाइप का दिखाता है उस पानी के ऊपर, जिसमें वो दोनों जब ऐसे लैनी और वो दोनों जब डिसिपल्स थे ना, तब वो दोनों बातें कर रहे थे। कुछ फाइटिंग सीन्स थे और कुछ कन्वर्सेशंस भी था, जिसमें विंग की मॉम लैनी से कह रही थी हाँ, जब मैं एक दिन शादी करके यहाँ से चली जाऊँगी और मेरा बेटा या बेटी होगा तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कराऊंगी, ठीक है ना? लैनी उसको देखकर स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ये समाज दो लड़कियों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तुम जहाँ भी रहोगी मैं हमेशा तुम्हें याद करूँगी चांगसे, और तुम्हारा बेटा या बेटी मेरे भाई के बेटे या बेटी के साथ ज़रूर शादी करेगा, ये मेरा वचन है। इतना बोलकर वो वचन दे देती है और वो उसके बाद वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और कहता है अब तो तुम्हें शादी करनी होगी। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं जा रहा हूँ। तो विंग की ऐसी बात सुन करके लैनी उसके मुंह पे स्पेल लगा देती है और वो कहता बेचारा विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लैनी उसको ले करके सीधे पैलेस में एंटर करता है, जो उसका पैलेस था, और कहता है तुम यहीं रहोगे और कल के बाद तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, ठीक है ना? मैं तितली संदेश भेज देती हूँ कि तुम यहाँ हो, तुम्हें मिलने के लिए लोग आ सकते हैं पर तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, ठीक है? इतना बोलकर लैनी वहाँ से गायब होती है। वापस अपनी केव में आकर के 2 पत्र लिखती है। एक पत्र वांगजी को लिख के भेज देती है और दूसरा पत्र चेंगोजुन को लिख कर भेज दिया जाता है। चेंगोजुन को जो पत्र मिलता है उसमें लिखा हुआ था मैंने मास्टर वे को अपनी कक्ष में रखा है और वो उनसे मिलने के लिए आप सब जा सकते हैं। आप सबको पता है कि उनके कक्ष में जाने के बाद ओनली फॉर वही लोग आ सकते हैं, विंग नहीं आ सकता है अगर उन्होंने रखा है तो, इसीलिए सभी लोग उससे मिलने के लिए आए। दूसरे कक्ष में लिखा हुआ था वांगजी वो तुमसे नाराज़ है, तुम्हें मनाना चाहिए अपने होने वाले पति को, और साथ में अब समय आ गया है कि तुम मेरे दिए हुए वचन को पूरा करो वांगजी। और उसमें लिखा हुआ था कि उसने कैसे वी चांगसे के बेटे विंग की मॉम से अपनी और उसकी दोस्ती का वादा किया था और ये शादी करने का। वांगजी को ऑलरेडी पता था ये बात, उसकी माँ ने बताया था और लैनी ने भी बता दिया क्योंकि लैनी यहाँ की कुल प्रमुख थी। उसके बाद उसके पिताजी बने थे जो कि उनके भाई लगते हैं। इसी वजह से वांगजी मना नहीं कर सकता था। अब तो वांगजी को उससे शादी करनी ही थी। ऊपर से उसे पछतावा हो रहा था कि उसने उसका साथ क्यों नहीं दिया। तो बहुत सारी बातें थी जो वांगजी को करना था। जब सभी लोग वहाँ पे आ रहे थे तो वांगजी थोड़ी दूर ही रुक जाता है और सब लोग अंदर आते हैं। रिंग जिसका मुंह अभी भी टेप लगा हुआ था वो कर रहा था और अपने आप को न छुड़ाने का ट्राई कर रहा था। अंदर आने के बाद सीचैन देख करके वापस से हंस रहे थे और कहते हैं मास्टर वे शांत हो जाइए, वो अपने आप ही हट जाएगा और हम सच में बहुत खुश है कि आप सही सलामत है।
विंग जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वो सबसे मुंह फेर लेता है, पलट के खड़ा हो जाता है। उस समय सभी लोग चले गए थे, सभी लोग जा रहे थे तो वांग जी को वो देखते हैं, कहते हैं अब पता नहीं क्या होगा, वो वैसे किसी से बात नहीं कर रहा है। इतना बोलकर सभी लोग चले गए थे। मैडम यूँ जाते हुए उसको देख रही थी और आगे की ओर जा रही थी। कहती है फिमिया, मैंने उसे ज़्यादा डांट दिया क्या? फिमिया कहती हाँ तुमने डांटा तो, पर वो तुमसे भी नाराज़ है। क्या होगा जब उसे सच पता चलेगा तब? हाँ, उसके मन में तुम्हारे लिए नफ़रत बन जाएगी, तब क्या करोगी तुम? उसे माफ़ी मांग लेना तुम, ठीक है ना? तो मैडम यूँ कहती है सबसे पहले तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, मैंने उसे सच में बहुत सुना दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और यहाँ पे मैडम यूँ कोई बुरी नहीं है। उसके बाद वांग जी अंदर आता है और कहता है विंग। विंग जो कि अभी भी गुस्से में था, वो सीधे बाहर की ओर भाग जाता है, मतलब घर के पीछे वाले आंगन में वो चला जाता है और जा करके वो बैठा हुआ था एक पत्थर के ऊपर। वांग जी उसके पीछे आता है दौड़ते हुए, कहता है विंग मेरी बात तो सुनो। विंग ऐसे घूम रहा, मतलब वो ओनली फॉर उसको बैक दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। वांग जी उसके सामने आते हुए कहता है विंग मुझसे बात करो। विंग अपना सर नीचे कर लेता है और वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी उसके पास बैठते हुए कहता है विंग मेरी बात सुनो, ठीक है ना? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि उसके ऊपर मुंह स्पेल लगा हुआ था, वो बोल ही नहीं सकता था। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो। तब जाकर के विंग अपनी नज़रों को उठा करके और वांग जी को देखता है। उसके बाद कहता है पर मैं तुम्हें, और जब देखता है कि वो बोल पा रहा है तो कहता है हाँ मैं बोल पा रहा हूँ। वांग जी कन्फ्यूज और कहता है देखो देखो मैं बोल पा रहा हूँ। वांग जी और कन्फ्यूज तो कहता है तो हाँ तुम बोल पा रहे हो, इसमें क्या है? तो विंग कहता है नहीं मैं थोड़ी देर पहले नहीं बोल पा रहा था, मैं अभी बोल पा रहा हूँ। फिर उसे याद आता है कि तुम सही आदमी से मिलोगे तो तुम खुद बोलने लगोगे। वो कहता है ओह, तो उनका ये कहने का मतलब था। वांग जी अभी भी कन्फ्यूज तो कहता है तुम क्या बोल रहे हो विंग? विंग कहता है मुझे 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 एक लेडी मिली थी, उन्होंने कहा मैं सही आदमी से बोलूँगा तो मैं बोलने लगूँगा, तो मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। तो वांग जी कहता ठीक है, अब तुम बोल रहे हो ना, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो अपने मुंह को स्ट्रेच करते हुए कहते हाँ थोड़ा दर्द तो हो रहा है पर ठीक लग रहा है, पर हाँ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोल करके विंग वहाँ से चमकता हुआ अंदर आ रहा था। वांग जी सीधे अपनी स्पिरिचुअल पावर से विंग को सीधे पकड़ के पीछे खींचता है और उसे अपने दोनों बाहों में भरते हुए कहता है मुझसे बच के कहाँ जा रहे हो? हाँ तुम्हें पता है ना तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। तो विंग कहता है पर मुझे आपसे शादी नहीं करनी और अभी हमारी शादी हुई नहीं है, इसलिए मुझे इस तरह से पकड़ना बंद कीजिए। वांग जी और भी ज़्यादा विंग को कस के चापते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मेरे पास इसके दो रीज़न है। विंग कहता दो रीज़न? तो कहता दो रीज़न, पर उससे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है ना? विंग जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था, वो कहता पर मुझे आपसे शादी नहीं करनी, छोड़िए मुझे, छोड़िए। इतना बोल करके और वो अपने सोने वाले रूम में चला जाता है, पर्दों को तान करके वो सो जाता है। वांग जी उससे बात करने का ट्राई कर रहा था पर विंग उसकी एक भी नहीं सुन रहा था और वो अपने कान पर हाथ रखते हुए कहता मुझे सोना है, जाइए यहाँ से, और मुझे पता है मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। हाँ पता नहीं मैं किस कैद खाने में आ गया हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या ही होगा मेरा। यहाँ पे इतने सारे रूल्स हैं, उसे फॉलो करो। एक बुढ़े जैसे इंसान से मेरी शादी हो रही है, उसे फॉलो करो। सब चीज़ मेरे मन मुताबिक क्यों नहीं हो रहा? मुझे शादी नहीं करनी है आपसे, आपको समझ नहीं आता क्या? और वो ये सब बोल रहा होता है। विंग की बात सुन करके वांग जी को थोड़ा बुरा तो लग रहा था पर वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब पूरे 2 दिन बाद पूरे कुसु को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर जगह रेड कलर के रिबन्स, रेड कलर के गुलाब जैसे कपड़े के बना के वो लगाया गया था हर चीज़। विंग को भी उसी कमरे में, लैनी के कमरे में एक दुल्हन की तरह रेड लिबास में सजाया गया था। उसके सर पे भारी बरखम एसेसरीज डाले गए थे और हाथ में एक आईना दिया हुआ था। उस आईने से वो अपने होने वाले हस्बैंड वांग जी को वो देख सकता था। विंग के माथे पे बहुत सुंदर सूर्य के आकार का एक तिलक भी लगाया गया था जो कि गोसु के लैंड परंपरा थी, जिस तरह से उसे तैयार किया गया था। सभी अतिथि, हर कबीले के लोग, सभी सामंत, छोटे बड़े सभी आ चुके थे। हर कबीले का शख्स वहाँ मौजूद था। विंग पूरी तरह से दुल्हन के लिबास में सजा हुआ था। उसके हाथ में वो जेड पेंडेंट था और वही पिन जो वांग जी ने खरीदा था। वो उसे जब देखता है तो कहता क्या ये मेरा है? पर जब वो अपने कपड़ों में ढूंढता है तो उसे वो मिल जाता है और कहता ये तो सेम मतलब
उन्होंने मेरे लिए ये खरीदा, और वो विंग के माथे में लगा दिया जाता है। विंग को नहीं पता था कि अगर हस्बैंड का भेजा हुआ कोई भी तोहफा दिया जाए तो आधी शादी ऐसे ही मानी जाती है, और वो दासिया उसके बालों में वो पील लगा चुकी थी। विंग पूरी तरह से सजा धजा अपने कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था, अपने आप को देख रहा था। वो कितना ज़्यादा खूबसूरत और प्रीसियस लग रहा था अभी। और वो कहता है, आज फाइनली मेरी शादी उस हैंडसम इंसान से हो जाएगी, पर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? मैं भी तो शादी करना चाहता था उसी से, पर मुझे बुरा किस बात का लग रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो घूसू के जेट प्रिंस है, या फिर इसलिए क्योंकि मेरी मन की नहीं हुई है? विंग विंग विंग, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब फाइनली शादी हो रही है और इसे झेलना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या ही होगा आगे। वो सभी बातें कर रहा था, तभी यालनी आते हुए नज़र का टीका लगाते हुए कहती है, आसियान चलो अब तुम्हारी शादी का टाइम हो गया। फिर उसके ऊपर वेल डालती है और उसके हाथों में उस शीशा को पकड़ा देती है और कहती है, ये इस शीशा में तुम अपने होने वाले हस्बैंड को देखना, ठीक है ना? विंग हाँ में सर हिला देता है। जियांगचा भागते हुए आता कहता है, हाँ, आज के बाद ये आफत की पुड़िया हम सबको छोड़ के जा रहा है। और उसे गले लग जाता है, रोना शुरू कर देता है। विंग को भी बहुत रोना आ रहा था। कहता है, मैं नहीं करना चाहता शादी जियांगचे, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। विंग की ये बात सुनकर यानली और जियांगचे दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारी शादी हो रही है, ना कि भगोड़ों की शादी। ये रनिंग करना बंद करो, समझे ना? जब देखो तब भागते रहते हो। आज तो तुम्हारी भगा कर ही शादी करूँगी मैं। इतना बोलकर वो दोनों विंग के दोनों तरफ से पकड़ते और कहते, चलो तुम भागते कैसे हो, मैं भी देखता हूँ। फिर उसे लेकर के मैरिज हॉल की तरफ आते हैं। विंग बेचारा फंस गया था। वो जैसे तैसे करके आ रहा था और बोल रहा था, जी जियांगचे मेरी बात सुनो, मैं नहीं करना चाहता, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे और चेहरे पे स्माइल लिए हुए आगे बढ़ रहे थे और उसकी बकबक को सुन रहे थे। बोल रहे थे, अब हम मैरिज हॉल में इन कर रहे हैं। अगर तुमने ये रनिंग मैरिज का प्लान बनाया ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ को रनिंग बना दूंगी विंग, देख लेना तुम। चलो यहाँ से। फिर उसके हांगन जुन के सामने लाया जाता है। हांगन जुन जो कि अपने ही तरह वाइट थे और उनका पूरा का पूरा लिबास भी वैसा ही था। वो अभी भी नॉर्मल सिंपल कपड़े में थे। ऊपर से उन लोगों ने ओनली फॉर एक लेयर डाला था रेड कलर का, और वो भी बहुत ज़्यादा एलिगेंस दिख रहे थे। विंग तो नहीं देख पा रहा था, पर वांगजी विंग को देख पा रहा था। उसके बाद उसके हाथ में धागा दिया जाता है जो कि रेड रिबन था। वो दे करके वो एक स्टेयर और ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ पे वो अपने माता पिता आई मीन चेंगो जुन और उनकी वाइफ उनको बो करते हैं, फिर अंकल को, फिर जियांग फेमे और मैडम यू को बो करते हैं। उसके बाद फिर वो अपने एंसेस्टर को आई मीन आकाश को, पृथ्वी को और ये वायु तत्व को बो करते हैं। फिर वो रिबन खींचते हैं जिससे वो धागा खुल जाता है और धीरे धीरे वो दोनों करीब आते हैं। फिर वो शीशा बीच में रखा जाता है जिसमें हांगन जुन आगे की तरफ झुकते हैं और विंग उस शीशे में हांगन जुन का चेहरा देखते हैं। ये चेहरा देख करके विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो खुश भी था और थोड़ा दुखी भी था, क्योंकि बहुत सारे उलझनों से वो लड़ रहा था। एक तो उसे मिलानी ने उसकी माँ के बारे में बताया, ऊपर से वो शादी कर भी रहा था और खुश भी था, नहीं भी था। वो अजीब कसमकस में फंसा हुआ था, पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सारी उलझनों के बीच में वो उसमें वांगजी के चेहरे को देखता है और देखने के साथ ही उसकी आंखों से जो आंसू आते हैं वो उस शीशे पे गिर जाते, क्योंकि दोनों आगे की तरफ झुक करके उस शीशा में देख रहे थे। विंग की ओनली फॉर लिप्स दिखाई दे रही थी, और जब वो आंसू के बूंद गिरे तो हांगन जुन ये देखकर शॉक हो गया था। और वो अपने मन में कहता है, क्या ये रो रहा है? क्या ये अपने फैमिली से दूर जा रहा है इसलिए रो रहा है? बहुत सारी बातें थी जो हांगन जुन के दिमाग में भी चल रही थी। उसके बाद वो धागा दोनों खींचने के साथ ही उन धागों को हाथ से लपेट दिया जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे बैठे सभी लोगों को ऐसे बो डाउन करते हैं। फिर उन दोनों को सामने एक बड़ा बकेट लाया जाता है जो सोने का बना था। उसमें एक अंगूठी को डाली जाती है जो कि जैड का बना था, जो कि बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात से जरे हुए थे। फिर उस धागा को पकड़े ही उन दोनों को कहा जाता है कि उसमें से उस अंगूठी को ढूंढा जाए। विंग और वांगजी धीरे धीरे करके ढूंढते हैं। विंग तो बस अपनी उंगली को डाले हुए था। वांगजी को वो अंगूठी मिल गई थी, पर वो अंगूठी विंग के हाथों में डाल करके अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। विंग ये देखता है तो अपना सर उठा करके देखने की कोशिश करता है। वांगजी अभी भी पोकर फेस लिए खड़ा था। विंग वो अंगूठी अपने हाथ से पकड़कर ऊपर करता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं कि विंग जीत गया है, पर असल में वांगजी को वो अंगूठी मिली थी। उसके बाद वो दोनों भोजन करने बैठते हैं। विंग वेल के अंदर से ही खा रहा था, हालांकि उसके अंदर गले के नीचे खाना उतर नहीं रहा था। ऊपर से ये ब्लाइंड फूड देख करके उसे और भी ज़्यादा उल्टी जैसा मन हो रहा था।
वो जैसे तैसे करके 2-3 बाइट लेता है और खूब सारा जूस पी लेकर के, क्योंकि खाना नहीं खाया तो कुछ तो पिएगा, तो वो ओनली फॉर जूस पीता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो बस बैठा हुआ था चुपचाप। सभी चीज़ हो जाने के बाद, सारे रिचुअल परफॉर्म करने के बाद वो एंसेस्टर हॉल आता है जहाँ पे गुसु के सारे एंसेस्टर के प्रतिमाएं रखी हुई थी, पट्टियाँ रखी हुई थी। वहाँ आने के बाद दोनों नीचे बैठकर घुटनों के बल बैठ करके उन सभी को ग्रीड करते हैं और अपने हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए आशीर्वाद लेते हैं। और आने के वक्त में उन्हें वहाँ पे आए मेहमान जितने भी थे उन सब ने उन्हें गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट उनके कमरे में भिजवाने के बाद लास्ट में विंग अपनी माँ और अपने बाबा जियांगचेंग यालनी से गले मिलता है और गले मिलने के साथ ही वो सब वहाँ से विदा लेते हैं और कहते हैं 6 दिन बाद हम ज़रूर आएंगे तुमसे मिलने के लिए विंग। और सभी लोग चले जाते हैं। एज यूजुअली उसके अंकल अपने कक्ष में चले गए थे। सीचन भी अपने भाई को गले लगकर शादी की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, साथ में मास्टर वे को भी। उसके बाद चेंगो जुन और उनकी पत्नी अपने बेटे को गले लगाते हुए उन्हें भी शादी की मुबारकबाद और कामनाएं देते हैं। उसकी माँ विंग को पकड़ते हुए कहती है, बेटा चलो मैं तुम्हें अपने बेटी के कक्ष तक लेके जाती हूँ। वहाँ आने के बाद उसे कहती है, आज से तुम्हारा पहला काम है कि तुम अपने पति की हर बात मानोगे और उसकी सेवा करोगे। दूसरा काम है कि यहाँ के रूल्स को फॉलो करना, पर उतना ही जितना कि तुमसे हो सको। हम जानते हैं तुम बाहर से आए हो, धीरे धीरे रहते रहते यहाँ पे ढल जाओगे। विंग को तो लिटरली रोना आ रहा था, उसने जैसा सुना था ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा ये कि तुम्हें अपने ऊपर बॉर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहो तब सो सकते हो, जब चाहो तब उठ सकते हो, पर हाँ तय समय पर अगर सो और जागो तो हमें अच्छा लगेगा। हम जानते हैं कि धीरे धीरे तुम ये सब कुछ कर लोगे और मुझे पता है मेरा बेटा तुम्हें ज़रूर एक दिन ये सब करना सिखा देगा। उसके बाद विंग के बेल के ऊपर से ही वांगजी की मॉम उसे किस करती है और उसके बाद उसे अंदर कमरे की ओर ला करके रख देती हैं और दरवाज़ा बंद करके बाहर चली जाती हैं। वांगजी जो कि अभी भी अपने पिता से बात कर रहा था और वो कहता है, बाबा क्या उसे पता होगा कि वो वी चांगसी का बेटा है? तो उसके बाबा कहते हैं, नहीं, पर एक दिन पता चल जाएगा ना, आज नहीं तो कल। हम इस पर बाद में बात करेंगे। आज तुम्हारी शादी हुई है और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम अपने होने वाले हस्बैंड का पूरा ख्याल रखोगे, है ना? विंग दोबारा से जी बाबा इतना बोल करके वो अपने कक्ष की ओर आता है। विंग जो कि अंदर आके बैठा हुआ था, उस कक्ष में बहुत सारे अखरोट, खजूर, नारियल, किशमिश, काजू, बादाम, साथ में वहाँ पे वाइन का एक जार और 2 ग्लास भी रखा हुआ था। विंग वापस से उठ करके टेबल पे बैठ जाता है क्योंकि उसे वाइन पी के इस शादी को पूरी तरह से कंप्लीट करना था। वो जैसे ही दरवाज़ा खुलने का साउंड सुनता है वो अपनी जगह से उठ जाता है और वांगजी दरवाज़ा बंद करके आता है और तो देखता है कि विंग वहाँ पे खड़ा है। विंग उस जार में से वाइन को ढारता है दोनों में और वो बढ़ाते हुए कहता है, जांगफू ये आपके लिए। वांगजी वो वाइन को ले लेता है। विंग भी एक हाथ में वो वाइन ले लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथ से इंटैंगल करते हुए उस वाइन को एक दूसरे के हाथ से पी करके अपनी शादी को पूरा कंप्लीट करते हैं। उस वाइन को रखने के बाद उसको विंग वापस से उस कुर्सी पे बैठने वाला होता है, तभी वांगजी उसके पास आता है जिससे विंग धड़ाम से कुर्सी पे बैठ जाता है। वांगजी उसकी बैल को ऊपर करते हुए कहता है, छड़ी से हटाते हुए कहता है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो विंग। विंग बस अपनी नज़रों को नीचे किए हुए था और अपने हाथों को मसल रहा था। उसे पता है कि वेडिंग नाइट में क्या होने वाला है, पर उसने सोचा था कि उसका पोकर फेस हस्बैंड उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। पर उसने प्रोमो देखा है कैसे उसने पैशनेटली किस किया था और उसके लिप्स पे बाइट कर लिया था, और वो सबसे झूठ फिरता आ रहा था कि उसने गुस्से में आकर अपने लिप्स को बाइट कर लिया है, बट अभी वो नीचे था। वांगजी उसकी ओर झुकता है और उसके चिन को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर देखने के लिए कहता है। विंग धीरे धीरे अपनी पलकों को ऊपर करता हुआ वांगजी को देखता है और कहता है, जांगफू शादी मुबारक हो। विंग की ये वर्ड सुन करके वांगजी उसको बस देखता ही रह जाता है और कहता है, यहाँ इतना बोल करके वो विंग को बेड पर लाके बिठाता है और उसके साथ ही उसके रोब्स को उतारना शुरू कर देता है। विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, वही जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में करता है। तुमने तो सोचा था ना कि तुम्हारा वो खड़ूस बुढ़ा सा जिसकी दाढ़ी मूछें होंगी और जो डिसिप्लिन में रहता होगा वो कुछ नहीं करता।
तो मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये हस्बैंड क्या क्या कर सकता है। हाँ, वांग जी की ऐसी बातें सुनकर विंग के तो होश ठिकाने आ रहे थे और वे कहते हैं, हे भगवान, मैंने किस घड़ी में ये सब कुछ बोल दिया था, ये तो सीरियस हो गया है। वो कहता है, जांगफू, मैं जानता हूँ, पर मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता, हम एक बार करने के बाद सो जाएंगे विंग, पर मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उस वाइन में ना कुछ मिलाया गया था जिससे उन दोनों को ना नशा आ रहा था। विंग कहता है, हाँ ठीक है, क्योंकि विंग के ऊपर भी असर हो रहा था और विंग अपनी आंखों को हल्का हल्का बंद कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके उसके रोब्स को उतार देता है, अपने भी रोब्स उतार देता है। वो दोनों ओनली फॉर इनर रोब्स में थे। विंग बेड पे बैठा हुआ था और वांग जी उसकी एसेसरीज को खोल करके नीचे ज़मीन पे डालते जा रहा था। उसके पूरे बाल खुल चुके थे। वांग जी ने अपना पूरा सब कुछ उतार दिया था और ओनली फॉर वो अब सिर्फ पजामे में था। उसने इनर रोब भी उतार दिया था क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। वो विंग को ऐसे गोद में उठाता है एंड देन खुद बैठ जाता है बेड पे बैठने के साथ ही वो विंग को ऐसे एडम एप्पल को सक करना शुरू करता है। जब वो एडम एप्पल को सक कर रहा था, विंग के ऊपर मदहोशी छा रही थी उस वाइन की वजह से, और वो अपने हैंड से वांग जी के शोल्डर्स को ग्रैब किए जा रहा था। उसके बाद वो धीरे धीरे से स्लाइडली वांग जी के पूरे बॉडी को टच कर रहा था। वांग जी ये देख पा रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है, वो समझ गया था और वो वाइन को एक तरफ घूर के देखता है एंड देन फिर वापस से विंग के साथ वो इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। विंग जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा मदहोश हुए जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक से क्या हो रहा है और वो ऐसे कैसे अपने आप को सौंप सकता है किसी और के साथ। माना कि वो इसका किडनैप करके ले जाने वाला था, लेकिन अभी वो बिना कुछ कहे खुद को सौंपते जा रहा था। वांग जी धीरे धीरे उसके नेक पे, उसके चेस्ट पे सक करना शुरू करता है। उसके बाद वो उसके थिन लेयर जो बचा कपड़ा था उसे भी उतार देता है। फिर उसको बालों को ग्रैब करते हुए उसके एडम अपर को बहुत ब्रूटल तरीके से बाइट कर लेता है। फिर उसे बेड पे ऐसे लिटा करके विंग को धीरे धीरे ऊपर करता हुआ बीच में लाता है और फिर उसके लिप्स को कैप्चर करके उसके टंग के साथ खेलना शुरू करता है। अब वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था, वो विंग के पजामा को खोल रहा था। विंग कहता, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, वही जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। विंग कहता, पर मैं टॉप बनना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, हो रियली? इतना बोल करके उसके पजामा को खोल कर नीचे करता है और फिर उसके हार्डी को अपने हाथ से स्क्यूच करना शुरू करता है। विंग लाइक कि मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए जा रहा था। वो बेडशीट को ग्रैब कर लेता है और अपने बालों को भी। वांग जी अपने माथे से फोरहेड रिबन को निकालता है और विंग के दोनों हाथों को टक कर देता है और फिर उसे सीधे पलट देता है बैक की तरफ। उसके बाद उसके पूरे आधे बॉडी को उसने बेड पे गिराया हुआ था और आधे बॉडी को ऊपर उसके हिप्स पे मारते हुए उसके बट होल को ऐसे अपनी एक उंगली से उसे प्रिपेयर करना शुरू करता है। विंग के अंदर जैसे ही एक उंगली पुट इन होती है, वो चीखते हुए कहता, नहीं नहीं नहीं, बाहर निकालो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बाबा। पर वांग जी कहाँ सुनने वाला था। वो 2 और 3 दोनों एक साथ इन करता है एंड देन उससे ऐसे अप एंड डाउन करना एंड उसे थ्रस्टिंग देना शुरू करता है। विंग तो पहले थोड़ा दर्द में चिल्ला रहा था, फिर 5 मिनट बाद वो नॉर्मल हो गया था और उसे अच्छा लग रहा था। ऐसे करने से लेब्रिकेंट्स जेल बनना भी शुरू हो गए थे, जिस वजह से वांग जी को आसानी हो रहा था अपने हाथ को ऐसे मूव कराने में और थ्रस्टिंग करने में। उसके बाद वो अपने पजामा को खोलता है, जो उसका हार्डी बहुत ज़्यादा वीकअप हो चुका था। वो पहले उसके टिप को थोड़ा सा उसके मुंह के पास रखता है एंड देन उसकी कमर को पकड़ के धीरे से पूरा इन कर देता है। जब विंग ये फील करता, उसके हाथ बंधे हुए थे और वो चीख भी नहीं सकता था। वांग जी ने पूरे कमरे में स्पेल लगा दिया था ताकि साउंड ज़्यादा बाहर न जाए और फिर वो उसको कमर को पकड़ के उसे थ्रस्टिंग देना शुरू करता है। विंग जो कि लिटरली चिल्लाए जा रहा था और वो बस एक ही बात बोल रहा था, दर्द हो रहा है, बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये बहुत ह्यूज है, नो नो नो, बाहर निकालो, प्लीज़ प्लीज़, नहीं। पर वांग जी कंटिन्यूअसली उसे थ्रस्टिंग दिया जा रहा था। वांग जी इतनी ज़्यादा मतलब नॉर्मल नहीं बोल सकते उसको, उसकी कमर, उसके
मतलब हेड को बेड में गिरा दिया, उसकी बॉडी भी वैसी, उसकी कमर, उसके दोनों पैरों को अपने दोनों पैरों को बीच में रखा हुआ है एंड देन उसके कमर को पकड़ के वो लगातार फक किया जा रहा था। विंग को अब पता चल रहा था कि सच में उसकी शादी किसी बुढ़े अंकल से नहीं बल्कि एक खुखार वाइल्ड पीस से हुई है। और वो फर्स्ट राउंड वैसे ही कंप्लीट करता है, विंग धड़ाम से बेड पे गिर जाता है और वो कहता है, "हाँ, मेरी कमर, कमर, मेरी कमर, मुझे फील नहीं हो रहा है।" वांग जी उसी पोजीशन में विंग को धीरे से फ्लिप ऑन करता है एंड देन दोबारा उसके ऊपर आ जाता है। अब एक हाथ से उसके चेस्ट को ग्रैब कर रहा है, दूसरे से उसके निपल्स को वो बाइट किए जा रहा है और उसके हैंड को इतनी ज़ोर से वो मसल रहा था कि उसके हैंड पे वांग जी के निशान पड़ रहे थे। विंग कहता है, नहीं, मुझे लगा था ये सच में एक पोकर फेक इंसान होगा, पर ये क्या है, ये मुझे कच्चा खा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से वांग जी पूरे वाइल्डनेस के साथ पूरी रात विंग को परेशान करता है। उसने एक राउंड बोला था पर सुबह होते तक विंग और वांग जी कंटिन्यूसली वो कर रहे थे और वांग जी लिटरली अभी बेहोश हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी और वांग जी अभी भी उसके ऊपर राइड ऑन कर रहा था, उसकी कमर को पकड़ते हुए बोल रहा था, तुम बहुत अच्छे हो विंग, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बस ये करने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पूरी लाइफ ये कर सकता हूँ विंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे बोलते हुए लास्ट टाइम वो ऑर्गेज़म तक पहुँचता है और उसके ऊपर निढाल। विंग जो कि ऑलरेडी बहुत पहले बेहोश हो चुका था, अब वांग जी उसके फेस को अभी भी किस कर रहा था और कहता है, हे उठो, मुझे और करना है, तुम इतनी जल्दी नहीं सो सकते हो, देखो मुझे, मेरा लॉयन अभी भी वेकअप है और वो और चाहता है, वो ईगरली तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम मॉर्निंग साउंड्स निकालो, तुम चीखो विंग, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़। फिर वो उसको अपने गोद में लेता है, विंग जो कि सोया हुआ था उसको अपने कंधे पे रख लेता है और उसके बॉडी को ऐसे ही स्प्रेस किए जा रहा था एंड देन धीरे धीरे वो अपने मूवमेंट को फास्ट किए जा रहा था। मॉर्निंग के 8 बजे तक वांग जी अभी भी विंग को ब्रूटल तरीके से फक कर रहा था, पर उस हॉर्नीनेस का जवाब ही क्या बोल सकते हो, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वांग जी लिटरली अभी भी उसे फक किए जा रहा था एंड देन अब जब देखता है कि उजाला हो चुका था तो वो विंग को बेड पे लिटा देता है, फिर वो खुद उठता है, फिर पूरे जो कपड़े और एसेसरीज फैले थे उसे चुन करके एक बकेट में डाल करके अलग करता है कपड़ों को और एक टोकरी में सारे ज्वेलरी को डाल देता है जो कि सोने के बने हुए थे। उसके बाद वो एक बकेट में पानी लाता है, पूरे विंग को बॉडी को वाइप करता है। अभी तक विंग के कपड़े उसके रूम में एडजस्ट नहीं किए गए थे, इसलिए वांग जी अपना वाला ही रोब एक ला करके उसके पूरे बॉडी में पहनाता है जो कि बहुत लूज आ रहे थे, पर अच्छे से पहनाने के बाद उसे कंबल से टक कर देता है। फिर विंग खुद को स्नान कराता है। वांग जी स्नान करके आने के बाद उसने बस 2 लेयर कपड़े पहने थे और विंग के बगल में आके वो सो जाता है। हर किसी को पता था कि इन लोगों की नाइट हॉट नाइट में तब्दील हुई होगी, इसीलिए किसी को मतलब किसी ने कोई डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा, इसी वजह से वो चुपचाप वापस से उन लोगों को सोता हुआ छोड़ देता है और खाने के सामान बाहर रख दिए जाते हैं। जब चेंगोजून देखते हैं कि 2 बार का खाना रिटर्न लेके जा रहे हैं तो वो अपने पत्नी से कहते हैं, हाँ, मुझे अपने शादी वाले दिन याद आ गए, हम भी तो ऐसे ही किया करते थे ना, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी। उसकी पत्नी मारते हुए कहती है, बड़े बेशरम हो गए हो, आज हमारी बेटी की शादी है, भूलो मत, समझे ना। तो चेंगोजून कहते हैं, हाँ हाँ मैं समझ गया, अब हमारे बड़े बेटे जेबोजून की बारी है, पता नहीं वो कब शादी करने वाले हैं। हाँ, वैसे मुझे वो दूसरा लड़का भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों ना हम उसकी शादी उसी से कर देंगे, दोनों भाई यहाँ एक साथ रहेंगे और हमारे दोनों बेटे भी। उसकी पत्नी कहती, वैसे ये आइडिया अच्छा है, हाँ, इससे हमें उनके साथ संबंध बनाने में अच्छा लगेगा। और मैं बोलना भूल गई थी, ये ओमेगा वर्स है, ठीक है ना, जिसमें ये दोनों फाइटर्स हैं। ऐसा बोल करके वो लोग अपने में मस्ती मजाक कर रहे थे। वही शाम के टाइम में विंग की नींद खुलती क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले क्या करे। वो उस कमरे में काजू पड़ा हुआ था, वो सोचता है कि वो खा लेगा। जैसे ही वो उठने का ट्राई करता है, कहता है, मेरी बॉडी, मुझे फील नहीं हो रहा है। वांग जी उसकी चीख सुन करके कहता है, हाँ, क्योंकि हम सुबह तक कर रहे थे ना विंग, तुम कैसे भूल गए। हाँ, तो कहता, पर मुझे अपनी बॉडी फील क्यों नहीं हो रही है। कहता, यहीं रहो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। कहता, पर मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा उठ करके वो अखरोट छील के देता है, काजू छील के देता है, कुछ फूल फ्रूट्स रखे हुए थे वो भी उसे देता है। विंग वो सब थोड़ा बहुत खाता है। उसके बाद वांग जी उसे दवाई देता है।
वो खा के वो बैठा हुआ था। कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो वांगजी इतना बोलकर जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि उसके लिए खाना लेके आ रहा था, साथ में जेबोजुन उसके भाई सीचन थे और उसकी माँ दोनों थी। तो वो आते ही दोनों को ग्रीट करते हुए कहता तो सब कुछ ठीक है ना। तो उसकी माँ की बात सुनकर वांगजी कहता सब ठीक है, खाना आप मुझे दे दीजिए, मैं ले जाता हूँ। तो उसकी माँ ऐसे टीज करते हुए कहती क्या मैं अपने बेटी से नहीं मिल सकता। वांगजी कहता है माँ उसने कपड़े नहीं पहने हैं। उसकी इतनी फ्रंट बातें सुनकर उसकी माँ मुंह फाड़ती है, फिर मुंह बंद कर लेती है, कहते मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो अपनी दासियों के साथ वहाँ से 9-2-11। सीजन को हंसी आ रही थी और वो कहता है वांगजी तो सब कुछ ठीक है ना। वांगजी कहता है पर अभी तक मैंने उससे बात नहीं की गगा। जब मुझे उसे बताना चाहिए कि वी चंग से उनकी मॉम है और वो बाउसुसरेन का ग्रैंडसन है, हाँ, और हमारी शादी लानी और उनकी मॉम के प्रॉमिस की वजह से हुआ है। वो कहता है टाइम निकाल कर बात कर लेना, ठीक है ना। उसे थोड़ा बुरा लगेगा पर वो समझ जाएगा। वो कहता ठीक है। इतना बोल करके और सीचन अपने भाई को शाबाशी दे करके वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी खाना लेकर अंदर आता है और रखता है। विंग और वांगजी पहले तो खाना खाते हैं। खाना खा चुकने के बाद वो विंग के प्लेट को साइड करते हुए कहता है विंग मुझे कुछ कहना है। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, यही ना कि आप मुझसे शादी कर रहे हैं एक प्रॉमिस की वजह से। विंग की बात सुनकर वांगजी पूरा फ्रॉन और वो कहता क्या मतलब तुम्हारा। तो कहता मुझे पता है कि मैडम यू की मेरी माँ नहीं है और वी चंग से मेरी माँ है और लैन ई ने और मेरी माँ ने प्रॉमिस किया था कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ जो भी हूँ उसकी शादी आपसे यहाँ की आपके भाई के बेटे से होगी, यही ना। तो कहता हाँ तो तुम्हें पहले से पता है। वो कहता हाँ इसीलिए तो मुझे मैडम लैनी ने अपने उस कक्ष में बंद कर दिया था और मुझ पर स्पेल लगाया था ताकि मैं किसी को नहीं बोल पाऊँ। अगर मैं बोलता तो मुझ पर वो स्पेल दोबारा लग जाती, पर मैं तुम्हारे सामने मुंह खोल पाया था इसलिए मैंने नहीं बोला उस वक्त, क्योंकि मेरे मुँह दोबारा बंद कर दिए जाते। और दूसरी बात, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं आपका किडनैप करना चाहता था, पर आपने क्या किया, उस सब के सामने मुझे बेइज्जत होने दिया और आपने मेरा पक्ष नहीं लिया। विंग अपनी सारी भरासना वांगजी के सामने निकाले जा रहा था। मैं सच में आपसे शादी करना नहीं चाहता था। मैं अपने शादी वाले दिन भी भाग जाना चाहता था। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाना चाहता था, वहाँ जहाँ मेरी माँ गई है। मैं वापस नहीं आना चाहता था। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं किस जगह आ गया। मुझे हर पल लगता था कि मैडम यू मेरी माँ है, मैं उनकी हर बात मानता था। वो मुझसे प्यार करती है, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, पर मुझे वो बहुत डांटती भी थी। मुझे लगता था कि मैं बड़ा हूँ, बदमाशी करता हूँ इसीलिए, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरी माँ नहीं हो सकती। हालांकि उन्होंने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरी माँ नहीं है। उन्होंने मुझ में और जियांगचे में कभी भेदभाव नहीं किया, पर पता नहीं वो कनेक्शन कभी फील ही नहीं हुआ उनसे। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये गड़बड़ी कर दी और मेरे होने वाले हस्बैंड ने सबके सामने मुझे बेइज्जत होने दिया। इतना बोल करके विंग वहाँ से उठ के बाहर जा रहा होता है। वांगजी उसे अपनी केज में लेते हुए कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उस वक्त मैं बोलना चाहता था पर मैं तो विंग कहता हाँ मुझे पता है यहाँ के रूल्स, बड़े एल्डर्स के सामने में हम अपना मुंह नहीं खोल सकते, यही ना। कोई बात नहीं, अब तो शादी हो गई है ना, पूरी लाइफ मैं तो यहीं रहने वाला हूँ ना। हमारी शादी नहीं, एक रनिंग मैरिज हो गया। मैं इसे भगाने आया था, ये मुझे भगा के लिए आया। पता नहीं क्या ही चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। भगोड़ों की शादी लग रही है और सब कुछ उलट पुलट हो गया है। इन 2 दिनों में मेरी पूरी दुनिया पलटी खा गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांगजी कहता है विंग पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब से सुना, मैं ओलिवर 9 साल का था तब से मुझसे कहा जा रहा था कि मेरी शादी तय हो चुकी है युनमुंग में। मैंने तुम्हें एक बार देखा था, उस वक्त भी मैंने तुम्हें देखा था काले लिबास में और तुम चॉकलेट खरीद रहे थे मार्केट में। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार चॉकलेट दिया था। विंग को कुछ भी नहीं याद। फिर वो कहता है उस दिन ही मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तब से मैं तुम्हें प्यार करता आया हूँ विंग, और मैं बहुत खुश था। उस दिन जब मैंने तुम्हें मार्केट में देखा पीछे से तो मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम हो, पर जब तुम मेरे सामने आए तब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, और जब मैं तुम्हें सबके सामने देखा तब तुम बंदी बने थे मेरे विंग। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहचानने में थोड़ा टाइम लग गया। विंग कहता है अब क्या फ़ायदा, अब तो तुम ऑलरेडी मेरे हस्बैंड हो ना, अब क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ
अब तो जो होना था वो हो गया। सभी लोगों की नज़रों में मैं तो एक किडनैप करने वाला हो गया ना, जो मैं अपने ही दूल्हे को किडनैप करके लेके जा रहा था। भांगजी कहता है पहले से ही सबको पता था। तो विंग कहता क्या? तो कहता हाँ, सबको पहले से ही पता था विंग, सबको पहले से ही पता था। तुम परेशान मत हो, हम सब बस तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहे थे और कुछ भी नहीं। विंग को और गुस्सा आ रहा था और वो रोने लगता है। भांगजी उसे अपनी ओर पलटते हुए उसके आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है प्लीज़ मत रो, प्लीज़ मत रो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। और यहाँ तक कि सारे लोग प्यार करते हैं, इवन मैडम यू भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुमने कहा ना कि वो कभी एहसास नहीं होने दी कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है। और मुझे पता था कि मेरी शादी एक लड़के से होने वाली है विंग, क्योंकि प्रॉमिस किया गया था ना कि वो लड़का हो या लड़की हो उससे शादी करनी है। मैं खुश था, मैं खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ विंग, मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोल करके वो विंग को गले लगा लेता है। विंग जो कि रो रहा था धीरे धीरे सोप करते हुए उसके बाहों में ही शांत हो जाता है। भांगजी उसे वापस से बेड पे बिठाता है, फिर उसके बालों को बांधता है और कहता है अब हमें एल्डर्स के पास जाना है, साथ में मॉम एंड डैड के पास भी। तुम्हारे कपड़े आ गए हैं, तुम बदल लो। फिर विंग उसमें से कुछ कपड़े निकालता है और पहन लेता है। रेडी हो रहा था, भांगजी उसके पास आता है और अपने क्लान का जो रिबन था उसके माथे पे लगाते हुए कहता है आज से तुम मेरे इस परिवार का हिस्सा हो, मेरा हिस्सा हो विंग। इतना बोल करके उसके फोरहेड पे वो रिबन बांध देता है। अब विंग वो रिबन बांधने के बाद वो और भी ज़्यादा एलिगेंस लग रहा था। विंग जैसे ही उठता है वैसे ही भांगजी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, अंदर उसे किस करना शुरू करता है। विंग को ऐसा करते हुए देख करके भांगजी बहुत ज़्यादा भांगजी को ऐसा करते हुए देख करके विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो बहुत ही मतलब वार्मनेस से भर रहा था। उसके अंदर का गुस्सा था वो तो अभी भी था, पर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। और वो कहता है जांगफू, मेरे जांगफू, मैं सच में तुम्हारा किडनैप करना चाहता था, बट अब क्या फ़ायदा, पर मैं अभी भी गुस्सा हूँ। क्या उन लोगों ने मुझे ये बात क्यों छुपाई? उसके बाद वो दोनों सेपरेट होते हैं और वो अपने चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लाते हुए कहता है मैं तैयार हूँ। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर के अपने मॉम डैड और अंकल के पास आते हैं और वहाँ पे और भी एल्डर्स थे। विंग और भांगजी दोनों सबको ऐसे ग्रीट करते हैं एंड देन अपने सीट पे आके बैठ जाते हैं। जो एल्डर्स थे वो दोबारा से विंग को उपहार देते हैं और एक बुक भी जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे गए थे। फिर उन लोगों की वही लेक्चर्स, इतने सारे रूल्स हैं, इन्हें फॉलो करना, अपने पति की बात मानना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने अंकल की सेवा करना, अपने जेठ की सेवा करना, ब्ला 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 ब्ला, जिसे सुनकर विंग को नींद आ रहा था। ऐसे करते हुए ना वहाँ पे 6 दिन मतलब 5 दिन बीत गए थे और 6वां दिन था जिस दिन उसके फैमिली वाले आने वाले थे। विंग खुश था कि जांगचेंग और यानली सिजी आएंगी, उसके बाबा आएंगे, पर मैडम यू की वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ था। सभी लोग आ गए थे, सभी लोग खाने के टेबल पे बैठे हुए थे। विंग सबसे एक एक करके गले मिलता है और वो भी ज्वाइन करता है। फैमिली समारोह भोजन था, सभी लोग खा चुके थे। उसके बाद वो सभी बातें करते हैं। जांगचेंग जो कि देख पा रहा था विंग थोड़ा थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है, तो वो कहता है क्या हुआ है तुम्हें? जांगचेंग कहता है, विंग कहता है कुछ भी नहीं याचेंग, बस मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी और कुछ नहीं। हाँ, देखो ना मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ था। तभी वहाँ पे मैडम लैन ये आती है और कहती है क्या तुम अभी भी परेशान हो? क्या तुम्हें सबको नहीं बताना? लैनी को देखकर विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो वहाँ आई थी उसके बाद उसकी शादी में नहीं आई थी। उसके बाद आते हैं तो सभी लोग उसको ग्रीट करते हैं कि जेंगो जून भी और उसकी वाइफ भी सभी ग्रीट करते हैं और उस तख्त पर से हट जाते हैं। लैनी उस तख्त पे बैठते हुए कहती है आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। विंग भी वांगजी के बगल में जाकर बैठ गया था और सभी लोग बैठे हुए थे। उसके बाद कहते हैं मैडम यू आप बताएंगी नहीं कि आप विंग की माँ नहीं है? ये सुनकर मैडम यू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये बात सच था कि वो विंग को मतलब प्यार करती थी, पर डांटती भी बहुत ज़्यादा था, पर उसने कभी भी जांगचेंग और विंग के बीच में भेदभाव नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसके हाथ में जीरियन एक्टिव हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहती आप ये क्या बोल रही हैं? विंग मेरा बेटा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा, वो किसी और का बेटा नहीं है। लैनी कहती है उसे सब पता है यू, उसे बताओ। अब यू विंग को देख रही, विंग की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो बस उम्मीद कर रहा था नहीं कहा। मैडम यू चुप हो जाती है। जांग फिमिया उठकर आते हुए यू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है यू तुमने बहुत अच्छा किया है आज तक,
तुमने कभी भी विंग और जियांगचेंग में, यानली में कभी भेदभाव नहीं किया। हाँ, तुमने उसे थोड़ी ज़्यादा डांट लगाई है उसकी शैतानियों की वजह से, पर तुमने कभी ये नहीं दिखाया कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। यूँ जियांग फेमिया के गले लग के रोने लगते कहती है, देखो ना ये लैनी क्या बोल रही हैं। जियांग फेमिया कहता है, विंग सच में हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। विंग की तो दुनिया मानो पूरी उल्टी हो गई थी, पैरों तले ज़मीन खिसक गए थे, वो खड़ा हो गया था और कहता बाबा माँ। फिर जियांग फेमिया बताते हैं, तुम जब 4 साल के थे तब तुम्हारे माँ और बाबा अपने क्लैन की रक्षा करते हुए मारे गए थे और तुम हमें उनके क्लैन में मिले थे। हम तुम्हें वहाँ से उठा के लाए थे। तुम्हारे साथ एक स्क्रॉल पट्टी थी जिस पर लिखा हुआ था, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी गुसू के जो भावी किंग हैं उनके बेटे के साथ तय कर दी जाएगी। हम तुम्हारा रिश्ता लेकर सीचन के पास आए थे, सीचन के लिए आए थे, लेकिन सीचन सक्लोजन में थे और उन्होंने मना कर दिया। फिर हम तुम्हारा रिश्ता वांगजी के साथ तय कर चुके थे। तुम्हारा रिश्ता जब वांगजी 9 साल का था तभी तय किया जा चुका था और तुम तब से एक दूसरे के हस्बैंड हो। मेरे बच्चे वांगजी वो जानता था, पर विंग अभी रो रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपाटप बह रहे थे। वो भी खड़ा हो जाता है और विंग को सोलर को ग्रैब करके उसे सोब कर रहा होता है। विंग कहता है, नहीं ये सच नहीं है ना। वो आ जाता है अपनी माँ के पास और माँ को बाबा से अलग करते हुए कहता है, बाबा माँ ये सच नहीं है ना, आप मजाक कर रहे हैं ना। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बदमाशियाँ करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ ऐसा करें। आप सच बोल रहे हैं ना, नहीं वो झूठ बोल रही है ना। आप मुझे बस परेशान करने के लिए बोल रहे हैं ना। यो विंग को गले लगाते हुए कहती है, कोई कुछ भी बोले, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे हो। जियांगचेंग, यानली और तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। विंग कहता, हाँ माँ, हाँ मैं आपका हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ, सिर्फ आपका बच्चा हूँ माँ, और किसी का भी नहीं, और किसी का भी नहीं। इतना बोलकर वो रो रहा था। लैनी कहती, तो विंग तुम्हें यह कबूल करना होगा, तुम्हें जियांग फेमिया ने और मैडम यू ने अच्छी परवरिश दी है, पर तुम वी चांगसे और चांगसे के बेटे हो, बाजुचरण के ग्रैंड सन हो और यहाँ आओ। उसके बाद विंग वहाँ जाता है, उसके पास एक छोटा सा डिब्बी था, वो देता और कहता है, ये लो, ये तुम्हारी मॉम और डैड की सोल है, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारे पास रहेंगी और हर वक्त तुम्हारी रक्षा करेंगी। विंग ये तुम्हारे ये उपहार है, ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, ये मेरी दोस्त की आत्मा है और तुम्हारी माँ। इतना बोल करके मैडम लैनी वहाँ से गायब हो जाती है। विंग वो डिब्बी लेकर चारों ओर ढूंढता है और चिल्लाता है, लैनी आप कहाँ हैं, मुझे बताइए, मैं इसका क्या करूँ। तभी उसमें से 2 सोल बाहर आते हैं और विंग उसे देख पा रहा था, बाकी कोई भी नहीं। कहता है, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। इतना बोल करके वो डिब्बे में जाता है और वो डिब्बा एक अंगूठी में तब्दील हो जाता है और विंग के हाथ में था। विंग उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेता है और उसे देखकर रो रहा होता है। फिर वो वापस आकर जियांग फेमिया और मैडम यू के गले लगते हुए कहता है, माँ, बाबा, शुक्रिया कि आप मुझे वहाँ से लाए, शुक्रिया कि आपने मेरा अभी तक का पालन पोषण किया, शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया, शुक्रिया कि आपने मुझे नया जीवन दिया। हर चीज़ के लिए विंग शुक्रिया करता है। मैडम यू बहुत रो रही थी और रोते हुए एक ही शब्द बोल रही थी, चुप हो जाओ, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बड़े बेटे हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तुम्हारे आने के बाद ही जेंगछा आया मेरी लाइफ में और तुम कैसे बोल सकते हो तुम मेरे हो। विंग कहता है, हाँ माँ, मैं आपका हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे माँ, और जो कुछ भी था मेरे अंदर वो सब ख़त्म हो गया, सब, मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार भी। उसके बाद वो भरत मिलाप के बाद वो माहौल थोड़ा शांत होता है। अब सभी लोग जाने की बारी थी। विंग अपने माता पिता भाई सबको विदा कर रहा था, तो जाते जाते वांगजी की मॉम कहती है, मुझे आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बड़े बेटे की शादी आपके दूसरे बेटे के साथ कर दूँ, क्या आपको मंजूर है। यह सुनना था जियांगचेंग सीधे आगे आते हुए कहता, हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। विंग ये सब देखता है तो वो अपना सर पकड़ते हुए कहता, हे भगवान, कम से कम थोड़ा शर्म तो कर लो। जियांगचेंग जब ये बोलता है तो सभी लोग देख के हंस रहे होते हैं। उसके कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद, जियांगचेंग और सीचन की भी शादी कर दी जाती है, उसी तरह से धूमधाम से सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए। और विंग और जियांगचेंग अभी गुसू में रह रहे होते हैं। विंग धीरे धीरे वांगजी को अपना चुका था और वांगजी का वही एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला विंग के साथ रोज होता था। और विंग की हालत सुबह तक बहुत ज़्यादा खस्ती हो चुकी थी। जैसा कि
विंग अपने दूल्हे को किडनैप करने आया था, लेकिन उल्टा ही हुआ था। वांग जी ने उसे किडनैप करके घुसू लाया और शादी कर लिया। और आज ये दोनों कारस्तानी की दुकान पूरी की पूरी यहाँ पे खड़े थे। अब पूरे 5 साल बाद विंग का बेटा जो कि लैनवन अभी 4 साल का था, वो जियांग छेंग की बेटी के साथ लड़ते हुए कहता है, हाँ देखो ना कैसा ज़माना आ गया है, तुम यहाँ पे रहो और मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उसे अभी पकड़ के लाता हूँ। तो सिफी कहती है, नहीं बुद्धू नहीं जाओ, वो तुम्हें मारेगी, समझे ना, तुम्हें बहुत मारेगी। मैं जा रही हूँ, हाँ मैं ना अंकल को बोल दूँगी, मैं दादू को भी बोल दूँगी। तो युवान कहता है, चुप रहो बुद्धि, हम उसका किडनैप करने जा रहे हैं, ना कि कुछ और करने। तो जब ये विंग किडनैप वर्ड सुनता है तो उसके पास आते हुए कहता है, तुम दोनों किसका किडनैप करने जा रहे हो, हाँ और ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो लैनिवान और सीसी दोनों ऐसे चुप हो जाते और कहते हैं, वो हम ना वो तूजी का किडनैप करने जा रहे हैं, वो उस पहाड़ पे ना बहुत सारे तूजी हैं और मुझे तूजी के साथ खेलना है, आप प्लीज़ मुझे मना तो नहीं करोगे ना, इसलिए हम उनका किडनैप करेंगे एंड देन उसे उस केज में बंद कर देंगे और फिर हम वहाँ पे उसे रोज़ खेलेंगे उसके साथ में। विंग कहता है, पक्का ये मेरा ही बेटा है, मुझ पे ही गया है, हर चीज़ को बंद करने के पीछे लगा रहता है, हे भगवान। और वो सर पे हाथ लेते हुए कहता है, नहीं ये मेरा कार्बन कॉपी ना बने तो ही अच्छा है। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, यहाँ क्या हो रहा है। तो विंग कहता है, हाँ हाँ कुछ भी नहीं, और वो हाथ से इशारा करता है दोनों बच्चों को, भागो यहाँ से। उसके बाद वो दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और विंग उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, हाँ तो चलो हम एवरीडे मीन्स एवरीडे करते हैं ना। वांग जी फ्रॉन होते हुए कहता है, अब तुमने क्या किया है। कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर वो बच्चों को देखते हुए कहते हैं, हमारे बच्चे शैतान हो रहे हैं। तो वांग जी बोलता है, बिल्कुल तुम पड़ गए हैं। इतना बोल करके वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है और अपनी छिंगसी में लेके आ जाता है। वहीं हमारे युवान और सिसी दोनों जाकर के तूजी को किडनैप करके लाते हैं और एक छोटे से बॉक्स में उसे बंद करके कहते हैं, आज से तुम यहीं रहोगे, तुम आज से मेरे साथ रहने वाले हो, हम तुम दोनों के साथ खेलने वाले हैं। सिसी और वो दोनों ऐसे हाथ झांझते हुए अपनी कमर पे हाथ लेते हुए कहता है, दे ताली, हाँ मैंने इसका किडनैप करके इसे उठा के ले आया यहाँ पे, हाँ बड़ा आया। और इतना बोल करके वो दोनों हंस रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा हांगवन जुन वांग जी विंग के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे करने में लगा हुआ था। तो इसी के साथ ये फ़ैन फिक्सन यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट स्टोरी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।